ये कहानी कुजो अकात्सुकी नाम के एक ऐसे लड़के के बारे में है जो कि पहले बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन अचानक ही उसके पास वैम्पायर्स की पावर आना शुरू हो गई। और ये पावर बहुत अजीब थी, क्योंकि जब भी कुजो का मूड बनेगा, मतलब कैसे वाला मूड वो तुम खुद समझ सकते हो, तब उसके वैम्पायर वाली पावर एक्टिवेट हो जाएंगी और इसी कारण से उसके अंदर ब्लड थ्रस्ट जागने लगेगी। ये थोड़ी अजीब पावर है, लेकिन इसी वजह से कुजो कई बार अपनी जान बचाएगा। यह हमें पता चलता है कि कुजो के पास जब ये वैम्पायर्स वाली पावर आई थी, तब उसे पता चला था कि असल में वो वन ऑफ द 4 प्रोजेनिटर में से एक है। असल में ये 4 प्रोजेनिटर्स हुआ करते थे, जो कि असल में इमोर्टल्स वैम्पायर कहलाते थे और ये बहुत पहले इस दुनिया पर राज करते थे। इस दुनिया में वैम्पायर के साथ साथ अलग अलग कई सारी खतरनाक स्पीशीज मौजूद है, जिसमें से अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन कुजो हितोगामी आइसलैंड नाम की जगह पर रहता है। वहाँ पर सभी स्पीशीज फ्रेंडली है, मतलब उनमें लड़ाई नहीं होती। लेकिन ये चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थी। कुजो असल में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसे अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जीना पसंद है। लकीली उसके पास इतनी पावर्स हैं कि इस बारे में सिटी में ज्यादा किसी को नहीं पता। इस वजह से कुजो की लाइफ अभी तक बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। आज भी वो अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था। वहाँ कॉफी वगैरह पीकर वो वहाँ से बाहर निकलता है। इससे हमें पता चलता है कि वो धूप में भी चल फिर नहीं सकता। इसका मतलब वो में एक इमोर्टल वैम्पायर है। यहाँ भी जब वो स्ट्रीट पर घूम रहा था, तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसा कोई उसका पीछा कर रहा हो। इस वजह से वो एक मॉल में चला गया था, जहाँ वो आकर एक लड़की से टकराता है। इस लड़की का नाम यूकीना है और ये कुजो को देखते ही उसे फोर्थ प्रोजेनिटर कहकर बुला रही थी। ये देखकर कुजो एक्टिंग करना शुरू कर देता है। वो अभी इटालियन बोल रहा था, जिस वजह से यूकीना को लगता है कि शायद उससे कोई गलतफहमी हो गई, इसलिए वो कुजो से माफी मांगती है और कुजो वहाँ से चला जाता है। हालांकि जब कुजो उस मॉल से बाहर निकलता है, तभी उसका ध्यान वापस पीछे पड़ता है, जहाँ यूकीना अभी उसी की तरफ आ रही थी। लेकिन इतने में ही 2 आदमियों ने उसे रोक लिया था। वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, लेकिन यूकीनो थोड़ी सी देर सहने के बाद उन पर हमला कर देती है। खैर, असल में वो दोनों आदमी जो यूकीनो को परेशान कर रहे थे, वो भी असल में वैम्पायर थे। वो अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं, जिससे यूकीनो डर जाए और वो जो कह रहे हैं वो बात मान ले। लेकिन यूकीनो ने तुरंत ही अपनी इलेक्ट्रिक मैजिकल स्पेयर, मतलब विद्युत जादुई डंडा बाहर निकाल लिया था। कुजो अभी यहाँ दूर से उसे उन दोनों वैम्पायर्स के साथ लड़ते हुए देख रहा था। पहले कुछ पल तो यूकीनो के हमले खतरनाक थे, लेकिन अगली पल उसके हमले कातिलाना हो जाते हैं। मतलब सच में अगर यहाँ कुजो बीच में इंटरफेयर करने ना पड़ता, तो शायद वो दोनों ही वैम्पायर्स मारे जाते। इस वजह से कुजो आगे बढ़कर उन्हें पांचों को रोकता है और उन्हें यूकीनो से बचा लेता है। खैर, यूकीनो फिर से वहाँ से चली गई थी। अभी जब वहाँ से गई, तब कुजो ने नोटिस किया कि उसके पास से उसका पर्स नीचे गिर चुका है। कुजो जब उस पर्स को उठाता है, तब कुजो को उस लड़की का नाम पता चलता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि यूकीनो असल में उसी की हाई स्कूल में पढ़ती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कुजो अभी स्कूल में आकर यूकीनो को ही ढूंढ रहा था, जिससे वो उसका पर्स उसे वापस लौटा सके। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात खुद ब खुद यूकीनो से होती है और इसके बाद उनके बीच परफेक्ट मीटिंग होती है। यूकीनो बताती है कि उसे लायन किंग आर्मी की तरफ से भेजा गया है और वो एक स्वॉर्ड शामिन है, जिससे कुजो पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। वो इसलिए क्योंकि कुजो फोर्थ प्रोजेनिटर है, इसलिए उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखना बहुत जरूरी है। कुजो ये सुनकर अभी हैरान था कि उसकी पावर्स के बारे में पूरी दुनिया को पता चल चुका है। खैर, इसी बीच यूकीनो कुजो से पूछती कि आखिर फोर्थ प्रोजेनिटर ने कुजो को अपना सक्सेसर क्यों चुना, जिस पर कुजो बताता है कि ये चीज वो भी नहीं जानता और वो जब भी पुरानी यादों को फिर से याद करने की कोशिश करता है, तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, लेकिन यूकीनो ने इस बात पर विश्वास कर लिया था। हमें बताया जाता है कि जो थर्ड प्रोजेनिटर है, उन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए हाथ मिलाया था, मतलब उन्होंने शांति समझौता कर लिया। लेकिन फोर्थ प्रोजेनिटर इस सब में नहीं बनना चाहता, इसलिए वो आजाद था। इसी कारण से पूरे वर्ल्ड को डाउट है कि उन्हें फोर्थ प्रोजेनिटर से खतरा हो सकता है। कुछ समय बाद फोर्थ प्रोजेनिटर अपने एक सक्सेसर चुना, जो कि कुजो है, और इसी वजह से लायन किंग आर्मी को क्रिएट किया गया, जिससे वो फोर्थ प्रोजेनिटर के काम पर नजर रख सके। और इसी कारण से उन्होंने यूकीना को एक बहुत ही पावरफुल वेपन देकर यहाँ भेजा, जिससे अगर यूकीना को डाउट होता है कि कुजो इस दुनिया के लिए खतरा है, तो वो कुजो को खत्म कर सके। वैसे यूकीनो सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ते हुए कुजो पर नजर नहीं रख सकती, क्योंकि कुजो बाकी टाइम अपने घर पर रहता है। इसी वजह से वो कुजो के अपार्टमेंट में उसके पास वाले कमरा रेंट पर लेती है। हालांकि कुजो के मन में अभी यही चल रहा था कि आखिर ये लायन किंग आर्मी क्या है। उसने ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसके हिसाब से लायन किंग सिर्फ एक मूवी है, इसलिए वो अपनी टीचर नात्सुकी से इस बारे में पूछने के लिए जाता है। नात्सुकी असल में उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिसे कुजो के सीक्रेट के बारे में बताए हैं। साथ ही ये भले ही 16 साल की लगती हो, लेकिन ये 26 साल की टीचर है, और भले ही देखने में कुजो से छोटी लग रही हो, लेकिन इसका बिहेवियर पूरा टीचर वाला ही था। ये कुजो को बताती कि लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के फोर्थ प्रोजेनिटर
प्रोजेनेटर का दुश्मन कहना गलत नहीं होगा, वो बनाई इसलिए गई थी जिससे कि फोर्थ प्रोजेनेटर को खत्म किया जा सके। इस वजह से नात्सुकी कुजो को समझाती है कि उसे इस तरह के लोगों से दूर रहना है जिनका इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हल्का सा भी कोई कांटेक्ट हो। हालांकि अगले सीन में हम देखते हैं कि कुजो तो यहाँ यूकिना के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए आ चुका था। असल में कुजो अकेले आने वाला था, लेकिन यूकिना को कुजो पर नजर रखनी है इसलिए वो जबरदस्ती आ गई। इसी चीज से ये चीज तो पता चल गई थी कि कुजो के पास अब बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं बची है, वो सिर्फ अपने कमरे में अकेला रह सकता है। अभी रात के समय वो सोच रहा था कि उसे थोड़ा बहुत बाहर घूमकर खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। इसी वजह से वो अपना दरवाजा खोलता है और इतने में यूकिना उसके सामने आ जाती है। वो अभी नहाने के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही उसने आवाज सुनी कि कुजो बाहर की तरफ जा रहा है तो वैसे ही आ गई। खैर उसने कपड़े पहन रखे हैं लेकिन वो सारे गीले हैं। खैर अब वो ना चाहते हुए भी या यूं कह लो चाहते हुए कुजो को यूकिना के साथ ही बाहर जाना पड़ता है। अभी वो मार्केट की साइड गए थे और बहुत मजे कर रहे थे, बिल्कुल एक डेट की तरह। तभी कुजो की नजर उसकी टीचर नात्सुकी पर पड़ती है। वो वही थी और उसने कुजो को देख लिया था, बस कुजो की शक्ल नहीं देखी थी। इस वजह से कुजो का पीछा करने लगी थी, लेकिन कुजो भी यूकिना को लेकर वहां से भागती है। इस बीच एक धमाके की आवाज से नात्सुकी का ध्यान सीधा उस डायरेक्शन में चला गया था जहाँ से वो आवाज आई थी। यहाँ कुजो और यूकिना अभी एक बिल्डिंग पर से दूर उस धमाके को देखते हैं। यूकिना कुजो से कहती है कि उसे वहां जाकर देखना होगा और इतना कहकर सीधा वो उस जगह की तरफ चली गई थी। ये धमाका एक फीनिक्स की वजह से हुआ था जो कि वैम्पायर्स के फेमिलियर मतलब अच्छे दोस्त होते हैं। तो वहां पहुंचकर यूकिना अभी रीजन पता करने वाली थी कि आखिर इस फीनिक्स का मास्टर कौन है। लेकिन इतने में ही एक अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई बड़ी सी बॉडी उस फीनिक्स को खाने लगती है। असल में वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। ये चीज यूकिना के लिए भी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इस बीच रुडोल्फ नाम के एक आदमी की एंट्री होती है। ये एक यूरोपियन एक्सोसिस्ट है। एक्सोसिस्ट मतलब ओजस्सर नहीं बल्कि पढ़ा लिखा भूत भगाने वाला। तो ये यहाँ अभी इस फीनिक्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने आया था, क्योंकि जो बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी है वो असल में इसी की एक साथी की है और इसने इसे क्रिएट किया है। ये जानने के बाद यहाँ यूगिनो ने तुरंत ही रुडोल्फ पर हमला कर दिया था, लेकिन रुडोल्फ उसके हमले को रोक लेता है और साथ ही अपनी उसी साथी लड़की को वहाँ आगे बुलाकर हमला करने का कहता है। अभी यूकिनो के लिए उससे लड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी। लेकिन तभी कुजो वहाँ आ जाता है और अब वो भी उसका साथ देने का फैसला करता है। इसका मतलब अब वो भी लड़ाई करेगा, लेकिन यहाँ उसकी भी हालत खराब होने लगी थी क्योंकि सामने उस लड़की की पावर कुछ ज्यादा ही थी। इस कारण से कुजो की बॉडी पर कुछ कर्स लग चुके थे जिससे उसका ब्लड निकल रहा था और ब्लड निकलने के कारण अचानक ही कुजो की जो पावर्स थी वो खुद यूज नहीं करता, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। यह एक बहुत ही तेज धमाका होता है और इसके बाद सीन सीधा अगले दिन पर आ जाता है। हम देखते हैं कि अभी यूकिनो और कुजो दोनों ही अपने क्लास के लिए जा रहे थे। हमें पता चलता है कि कल उस धमाके के बाद ये दोनों किसी तरह से सर्वाइव कर गए, लेकिन वो जो धमाका कुजो की पावर की वजह से हुआ था उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई और इसी वजह से सरकार को 50 मिलियन यान का फटका लग गया। और वहाँ तो निर्मला जी भी नहीं है जो वैम्पायर जैसी स्पीशीज से पॉपकॉर्न का टैक्स ले सके। खैर पिछली रात के धमाके के कारण कुजो की पावर के बारे में जरूर पता चल चुका है, मतलब वो सच में बहुत खतरनाक है और इतनी ज्यादा पावर वो अपने अंदर स्टोर कर रखे हुए है। कुजो यूकिना को बताता है कि वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वैम्पायर को ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है, तभी वो अपनी पावर को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन कुजो ने आज तक कभी किसी ह्यूमन का ब्लड नहीं चखा और दूसरी चीज ये भी कि वो ऐसा कभी करना नहीं चाहता। उसे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीनी है लेकिन बिना ह्यूमन ब्लड के। वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। वैसे वो जो रुडोल्फ नाम का आदमी आया था उसके बारे में हमें थोड़ी सी ये चीज पता चलती है कि वो एक बड़े खतरनाक किस्म का आदमी है और वो पहले एक सीरियस वैम्पायर किलर भी हुआ करता था और शायद उसने अपना काम अभी भी नहीं छोड़ा है। इसलिए ऐसे किसी आदमी का इतोगामी आइलैंड पर होना खतरे की निशानी है। इसी कारण यूकिनो और कुजो फैसला करते हैं कि वो आगे की सिचुएशन को साथ मिलकर ही संभालेंगे। खैर आगे उन्हें सिचुएशन संभालनी है तो उन्हें सबसे पहले रुडोल्फ का पता लगाना होगा कि आखिर वो छिपा कहाँ हुआ है। ये चीज तो पता है कि रुडोल्फ किस कंपनी में ज्वाइंट है, लेकिन वो कंपनी यहाँ नहीं है, वो बाहर की है। पर शायद उस कंपनी से रिलेटेड यहाँ भी या तो कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ रुडोल्फ छुप सकता हो। इसी के लिए कुजो तुरंत ही असागी के पास पहुँचता है। असागी असल में उसकी क्लास में ही पढ़ने वाली एक लड़की है जिसका उस पर क्रश है, लेकिन असागी ने ये बात अभी तक कुजो को नहीं बताई। खैर कुजो यहाँ उससे इन्फॉर्मेशन मांगता है। असल में असागी इतोगामी आइसलैंड गवर्नमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन की डाटाबेस को संभालती है। इस कारण से उसके पास ऐसी नॉलेज है जो इंटरनेट पर मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। यहाँ कुजो ने उस कंपनी का नाम असागी को बता दिया था, जिसके बाद असागी उस नाम से
या इतोगामी आइलैंड पर क्रिएट की गई फैक्ट्री को ढूंढना शुरू करती है और फाइनली उसे एक ऐसी फैक्ट्री मिल भी जाती है जो कि एक रिसर्च फैक्ट्री है, लेकिन ये बहुत टाइम से बंद कर दी गई है। खैर, इससे शक सही हो चुका था कि जरूर रुडोल्फ वही मिल सकता है। इसी कारण से यूकिना और खुजो अगले सीन में तुरंत उस फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं। यहाँ अंदर आने के बाद उन्हें बड़े बड़े कांच के कंटेनर दिखाई देते हैं जिनके अंदर से वो ह्यूमंगस क्रिएट करता है। ह्यूमंगस मतलब वैसे तो विशाल जाइंट होता है, लेकिन असल में यहाँ वो इंसान और दूसरे स्पीशीज के क्रिएचर को कंबाइन करते हुए किसी तरह के ह्यूमंगस स्पीशीज क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। और गोजो को अभी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये जो ह्यूमंगस होते हैं ये ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाते। बहुत से बहुत ये 1 या 2 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हजारों कंटेनर्स थे। इसका मतलब रुडोल्फ बहुत जाने ले चुका है। खैर, यहाँ अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात रुडोल्फ से होती है जिसे शायद इनके यहाँ आने का पहले से पता था। इसी वजह से वो बिना शॉक होते हुए इन पर हमला करना शुरू कर देता है। उसने अपनी उसी साथी लड़की को बुला लिया था जो कि उसके कंट्रोल में है और वो भी एक ह्यूमंगस को कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ वो हमला करते हुए फिर से कुजो और यूकिना पर भारी पड़ने लगते हैं। साथ ही पिछली फाइट के दौरान यूकिना ने किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया था और वो टेक्निक अब रुडोल्फ ने भी सीख ली है। इस कारण से उसे और ज्यादा एडवांटेज मिल रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके बहुत ही खतरनाक हमले की वजह से यूकिना नीचे गिर चुकी थी और अब वो फिर से खतरनाक हमला करने वाला था। इसमें यूकिना की जान चली जाती, लेकिन वो हमला उसे लगे इससे पहले ही कुजो वहाँ सामने आ गया था और उसने वो सारे अटैक अपने ऊपर ले लिए। इससे उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगा था। साथ ही वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर चुका था और ये चीज क्लियर थी कि वो मारा गया। इस कारण से अभी यूकिना भी बहुत हैरान थी। अभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो फिर से खड़ी हो पाए। यही देखते हुए रुडोल्फ उसे यहाँ जिंदा छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हमें बताया जाता है कि वो असल में इस सिटी के मेन मैजिकल पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। इस चीज के बारे में डिटेल में हमें आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ से जा चुका था। हालांकि कुछ देर बाद कुजो की आंख खुलती है और वो अभी दुनिया के सबसे बेस्ट तकिए पर लेटा हुआ था। साथ ही वो देखता है कि यूकिनो की आंखों में आंसू हैं। खैर, वो वापस उठकर बैठ जाता है। हमें पता चलता है कि कुजो की बॉडी से जो ब्लड निकला था वो अचानक उसकी बॉडी में वापस चला गया क्योंकि वो एक इमोर्टल है। अभी यूकिनो कह रही थी कि तुम्हारा ब्लड तो वापस लौट गया, लेकिन ये मेरे आंसू मैं कैसे लौटाऊं? सॉरी, ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा बेकार लाइन थी। खैर, कहानी पर वापस आए तो कुजो और यूकिनो ने रुडोल्फ से लड़ते वक्त किसी ट्रेजर के बारे में सुना था जिसके बारे में रुडोल्फ बात कर रहा था। यहाँ होश में आने के बाद कुजो तुरंत ही असागी को फोन लगाकर उस ट्रेजर के बारे में बताता है। अभी इन्हें नहीं पता कि वो ट्रेजर क्या है। असागी भी तुरंत ही वहाँ उस ट्रेजर के बारे में रिसर्च करती है जिस जगह रुडोल्फ अभी निकला है। तब असागी को पता चलता है कि सच में वहाँ किसी तरह की कोई खास चीज मौजूद है। शायद रुडोल्फ उस चीज के लिए गया होगा। इस बारे में वो यहाँ कुजो और यूकिना को बताते हैं, जिसके बाद ये दोनों सीधा उसी जगह की तरफ निकलने वाले थे। लेकिन जाने से पहले यहाँ यूकिना कुजो को अपना ब्लड ऑफर करती है और ये ऑफर करने का तरीका बहुत ही ज्यादा वैसा था, लेकिन ऐसा करना जरूरी है क्योंकि कोजो की वैम्पायर वाली पावर्स तभी एक्टिवेट होती ना जब वो वैसे वाले मूड में हो। हालांकि कोजो तो अभी मना कर रहा था, लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए उसे ऐसा करना होगा। इसी वजह से वो आगे बढ़कर यूकिना को हक करता है जिससे वो उसके वो वैम्पायर टीथ बाहर आ चुके थे और फिर बस एक ही बार में अपनी अभी तक की प्यास बुझाते हुए वो तैयार था उस जगह के लिए। यहाँ रुडोल्फ अपने ह्यूमंगस क्रीचर के साथ तबाही मचा रहा था। हमें पता चलता है कि ये इस आइलैंड का सेंटर पॉइंट है और यहीं से इस पूरे आइलैंड को पावर दी जाती है। ये एक मैजिकल सब्सटेंस पर टिका हुआ है और उसी मैजिकल सब्सटेंस के लिए रुडोल्फ यहाँ पर आया है। ये जब मेन जगह पर पहुंचता है तो वहाँ सामने एक क्रिस्टल दिखता है जिसके अंदर एक कटा हुआ हाथ था। हमें एक स्टोरी बताई जाती है इस आइलैंड को बनाने के लिए और इसे ऑपरेट करने के लिए एक गॉड ने सैक्रिफाइस के तौर पर एक चर्च के सेंट का हाथ काट कर यहाँ लगाया था और इसी पावर की वजह से ये पूरा आइलैंड टिका है। और ये जो वो सेंट था वो असल में रुडोल्फ के किसी जान पहचान चर्च से बिलोंग करता है। एक तरह से रुडोल्फ यहाँ बदला लेने आया था, लेकिन उस क्रिस्टल को हटा लेने से ये पूरा आइलैंड तबाह हो जाएगा। मतलब वो कई लाखों करोड़ों लोगों की जान ले लेगा। हालांकि उसे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो प्लान ही बना के ये आया था। लेकिन इतने में ही वहाँ कुजो और यूकिना पहुंच जाते हैं। कुजो के पास अब उसकी पावर्स है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से वो दोनों मिलकर हमला करते हैं और वो दोनों रुडोल्फ पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन वो अच्छाई की तरफ है। इस वजह से ये जाहिर सी बात है कि वो रुडोल्फ को जान से नहीं मारेंगे। खैर, अच्छी चीज यहाँ पर ये थी कि उन्होंने हमला करते हुए उस लड़की को भी हरा दिया था जो कि रुडोल्फ की मदद कर रही थी, मतलब रुडोल्फ के कंट्रोल में थी और उसे हराने की वजह से अब वो उस स्पेल से बाहर आ चुकी थी। मतलब इन्होंने उसकी जान बचा ली। वैसे उसी शाम हम देखते हैं कि यूकिना पैकिंग कर रही थी वापस लौटने की, क्योंकि उसे तो कुजो पर नजर रखनी थी और कुजो को खत्म करना था। लेकिन अब तो वो कुजो की दोस्त बन चुकी है
यही चीज अभी कुजो उससे पूछ रहा था। वो कुजो को रीजन बताती है, लेकिन उसी दौरान उसे एक पैकेज मिलता है जिसमें उसका वही दैत्य जादू झंडा ठीक हो चुका था। असल में लड़ाई के दौरान वो टूट गया था, जो कि उसे अब ठीक कर वापस दे दिया गया है। इसका मतलब अब वो कुछ और टाइम यहाँ रुक सकती है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर इसी आइलैंड के कॉर्नर पर आता है, जहाँ कुछ अजीब से क्रिएचर सिटी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये क्रिएचर किसी बड़े से नाम वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि यही इन्हें बाहर रोक लिया जाता है। और इसी बीच हम कुजो की टीचर नात्सुकी को देखते हैं, जो कि एक अटैक मेज है। वैसे लोग तो उसे विच ऑफ द वॉइड भी कहते हैं, लेकिन इन सब बातों का क्या मतलब है ये शायद हमें आगे चलकर पता चले। पर हम इतना जरूर पता लगा चुके हैं कि वो पावरफुल है। वो अपनी पावर से इन सभी अजीब से क्रिएचर को हरा देती है, और आखिर में उसे पता चलता है कि ये सभी किसी नाला कुबेरा नाम के ट्रेजर वेपन की तलाश में थे। अगले दिन हमें पता चलता है कि कुजो के हाई स्कूल में एक स्काई टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें बैडमिंटन के लिए कुजो और असागी की टीम बनाई गई है। खैर यह चीज पता लगाने के बाद जब कुजो वापस बाहर की तरफ आ रहा था, तभी इस पर दो मेटल लाइंस हमला कर देते हैं। असल में वो कुजो को सिर्फ लेटर डिलीवर करने के लिए आए थे। खैर यहाँ कुजो युकिना की मदद से उन मेटल लाइंस को हरा देता है, क्योंकि वो बस दिखने में ताकतवर थे। अब बाद में जब वो उस लेटर को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो असल में फर्स्ट प्रोजेनिटर की तरफ से भेजा गया था। असल में वो अभी अभी इतोगामी आइलैंड पर आया है और उसने कुजो को अपनी याच पर बुलाया है। कुजो रात के समय उससे मिलने के लिए निकल पड़ा था, और यहाँ वो अपने साथ युकिना को भी लाया था, क्योंकि लेटर में लिखा था कि वो अपने साथ किसी भी एक लड़की को ला सकता है। कुजो ने पहले असागी के बारे में सोचा, लेकिन युकिना उसे अकेले नहीं जाने दे सकती, इसलिए वो भी साथ आ गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये उस याच पर पहुंच चुके थे, जहां उनकी मुलाकात फर्स्ट प्रोजेनिटर और साथ ही उसकी असिस्टेंट साइका से हो चुकी थी। अभी तक वैसे तो ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जितनी देर में हम इस वीडियो को देख रहे हैं उतनी देर के हिसाब से साइका सबसे बेस्ट लड़की है, क्योंकि वो लड़की नहीं लेडी है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो असल में एक फेमिनिस्ट है, और वो भी बहुत बड़ी खतरनाक वाली। इस वजह से वो इस दुनिया के सभी मेल्स को हेट करती है। खैर हमें पता चलता है कि असल में साइका और युकिना एक दूसरे को जानते हैं। ये लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर मिले थे, और अभी साइका युकिना को देखकर बहुत खुश थी। खैर साइका को लगता है कि कुजो के अंदर युकिना को लेकर कुछ वैसे वाले ख्याल है। वैसे अगर देखा जाए तो साइका युकिना से मिलकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। लेकिन अगर आपको ये चीज अजीब लगे तो ये चीज और ज्यादा अजीब है कि जब कुजो और फर्स्ट प्रोजेनिटर, जिसका नाम आर्ड्रियल है, वो वापस वहाँ शिप में नीचे जाते हैं, तब आर्ड्रियल बताता है कि वो फोर्थ प्रोजेनिटर को पसंद करता था, और अब कुजो फोर्थ प्रोजेनिटर का सक्सेसर है। इसका मतलब वो कुजो को भी पसंद करता है। खैर ये तो हो गई अजीब बातें, लेकिन अब स्टोरी पर आते हैं। यहाँ पर आर्ड्रियल ने कुजो को इसलिए बुलाया है क्योंकि जो एक वर्ल्ड इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है का लीडर चेंज हो चुका है। उसका नया लीडर है गार्डोस, जो कि आर्ड्रियल के पीछे पड़ा हुआ है। असल में आर्ड्रियल ने उस ऑर्गेनाइजेशन के पुराने लीडर को मारा था, इस वजह से गार्डोस बदला लेना चाहता है। लेकिन आर्ड्रियल खुद ब खुद गार्डोस के साथ डील नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि कुजो उसकी मदद करे, और इसी चीज के लिए वो कुजो और युकिना को ब्लैकमेल भी करता है। वो कहता है कि अगर गार्डोस के हाथों मैं मारा गया तो इसमें मेरे सभी फेमिलियर्स, मतलब उसे फॉलो करने वाले वो लोग, इस पूरे आइसलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यहाँ कोई भी चॉइस ना होने की वजह से कुजो और युकिना जाकर नात्सुकी से मिलते हैं। वहाँ इन्हें पता चलता है कि वही लड़की जो कि रुडोल्फ का साथ दे रही थी, अब वो नात्सुकी के लिए मेड का काम करती है। वैसे इस लड़की का नाम एस्टार्टे है। खैर यहाँ पर ये लोग आकर नात्सुकी से उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल मांगते हैं। वो बताते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ एंटर करना चाहती है, क्योंकि इन्हें नाला कुबेरा नाम की किसी ट्रेजर की तलाश है। खैर वो कुजो से कहती है कि उन्हें उस ट्रेजर के बारे में पता करने की या ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ट्रेजर को ना ही आज तक कोई यूज कर पाया है, और उसके हिसाब से ना ही फ्यूचर में कोई इसका इस्तेमाल कर पाएगा। खैर फिर भी कुजो के दिमाग में कीड़ा था, इसलिए उसे इस ट्रेजर के बारे में जानना है। वो तुरंत ही असागी के पास पहुंचता है और उसे उस ट्रेजर के बारे में गवर्नमेंट के सीक्रेट डाटाबेस में चेक करने का कहता है। कुछ देर बाद जब असागी और कुजो दोनों स्कूल टेरेस पर बैठकर उस वेपन के बारे में बात कर रहे थे, तभी हमारी नजर वहाँ साइका पर जाती है, जो कि डर से ही इन्हें देख रही थी। असल में युकिनो उसकी दोस्त है, और अभी वो कुजो को असागी के साथ देख रही है, वो भी बिना रीजन पता हुए। इस वजह से उसे लग रहा था कि शायद कुजो युकिना को धोखा दे रहा है। इसी चीज को सोचते हुए वो कुजो पर हमला कर देती है, जिस वजह से कुजो की पावर भी अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। कुजो ने युकिना का ब्लड बहुत पहले पिया था, इस वजह से अब वो बच चुका है। इसका मतलब अब फिर से उस
उसने अपनी पावर पर से कंट्रोल खो दिया है। इस कारण उसकी पावर अनलीश होने लगी थी। वही असागी भी है जिससे कुजो की इस तरह की मिस्टीरियस पावर के बारे में नहीं पता। इस वजह से वो हैरान थी। हालांकि कुजो का अभी अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं था। इस वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी की वजह से उनका वो पूरा स्कूल हिलने लगा था। साथ ही एनर्जी प्रेशर के कारण असागी भी दूर फेंकते हुए सीधा जाकर दीवार से टकराती है। इससे वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन उसे कुछ ज्यादा सीरियस चोट नहीं आई थी। हालांकि इस तरफ अब वापस कुजो और सायका के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इतने में ही यूकिना वहाँ आकर उन्हें रोक देती है। वो दोनों पर चिल्लाती है, जबकि गलती तो सिर्फ सायका की थी। हालांकि इसके बाद अब वो असागी को लेकर स्कूल क्लिनिक पहुंचती है, जहां हमारी मुलाकात नगीसा से होती है। नगीसा असल में कुजो की छोटी बहन है और वही इस क्लिनिक को संभालती है। उसके पास भी मैजिकल पावर है, जिनकी मदद से वो यहाँ असागी का ट्रीटमेंट करती है। कुछ देर में असागी को होश आ चुका था। होश में आने के बाद सबसे पहले वो यूकिना से यही पूछती है कि आखिर उसके और कुजो के बीच क्या रिलेशन है। इस पर यूकिना कुछ भी जवाब दे इससे पहले ही एस्टार्टे, जो कि वही खड़ी हुई थी, वो उन्हें रोकती है और कहती है कि कोई हमारी बात सुन रहा है। उसके इतने कहने की ही देर थी कि तभी कुछ आदमी वहाँ उस कमरे में घुस जाते हैं। इनके चेहरे अलग थे, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमंस नहीं है बल्कि डीमंस है। ये यहाँ हमला कर रहे थे और इस दौरान यूकिना और बाकी वो लड़कियां भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही थी। हम देखते हैं कि उन आदमियों ने इन्हें घेर लिया था, लेकिन वो कुजो और यूकिना के लिए यहाँ नहीं आए थे। उनका टारगेट असागी है। कुछ देर बाद उनकी बॉस की एंट्री होती है, जो कि असल में गार्डोस है। गार्डोस वही आदमी है जिसे खत्म करने के लिए आरडीएल ने कुजो और यूकिना को ब्लैकमेल किया था। ये यहाँ असागी को लेने के लिए आया है, लेकिन वो शायद उसकी मदद नहीं करेगी उस नाला कुबेरा वेपन को अनलॉक करने में। इस वजह से वो अपने साथ यूकिना और नगीसा को भी उठा कर ले जाता है। यहाँ एस्टार्टे, जो कि कुछ कर पाती, इससे पहले उसने गन पॉइंट कर दी थी, जिस वजह से वो भी मदद नहीं कर पाई। हम देखते हैं कि ये लोग एक गाड़ी में बैठकर उन्हें ले जा रहे थे, जिस बीच एक लड़का, जो कि असल में कुजो का दोस्त है और साथ ही फोर्थ प्रोजेनिटर का फॉलोअर भी है, वो आकर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करने वाला था, लेकिन वो हमला करे इससे पहले आरडीएल वहां आकर उसे रोक देता है। आरडीएल वैसे तो चाहता था कि गार्डोस रुके और हारे, लेकिन शायद उसे कहानी थोड़ी और लंबी करनी है, इस वजह से उसने इस लड़के को रोका। अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ गार्डोस पर आता है, जो कि यूकिना, नगीसा और असागी को एक खाली जगह पर ले आया था। ये जगह बंद थी और जहाँ उसने उन्हें कैद कर रखा है। गार्डोस यहाँ आकर असागी से कहता है कि उसे नाला कुबेरा को फाइंड करने का फॉर्मूला, मतलब जो पहेली है, उसे वो सुलझानी होगी। असागी इस चीज पर तुरंत ही मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम नाला कुबेरा को एक्टिवेट कर लेते हो और उसे फर्स्ट प्रोजेनेटर, मतलब कि आरडीएल को खत्म कर देते हो, तो इससे वॉर छिड़ सकती है। लेकिन इस चीज पर गार्डोस कहता है कि तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें क्यों चुना। वो बताता है कि अभी कुछ समय पहले असागी ने जिस फॉर्मूले को अब्सॉर्ब किया, वो यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले ही बात कर रहा था। वो फॉर्मूला असल में नाला कुबेरा को एक्टिवेट करने का था। वो बताता है कि उस एक फॉर्मूले को सॉल्व करने में हमें कई साल बीत गए। उससे नाला कुबेरा को एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन उसे ढूंढने का फॉर्मूला है वो अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए। वैसे ये चीज बाद में पता चलती है कि ढूंढने से उनका मतलब है कि उन पार्ट्स को असेंबल करने का तरीका, जो कि इस न्यू फॉर्मूले से पता चल सकता है। वो बताता है कि हम उसके पुराने पार्ट्स को अपनी मर्जी से जोड़ सकते हैं, बिल्कुल उसके चार्ट में देखकर। लेकिन अगर वो मैल फंक्शन हो जाते हैं तो इससे ये पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो सिर्फ बता रहा था कि अगर असागी ने उसकी मदद नहीं की तो क्या क्या हो सकता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ कुजो और सायका दोनों निकल पड़े थे, यूकिना, असागी और नगीसा को बचाने के लिए। लेकिन जब वो सिटी में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात नाला कुबेरा से होती है। नाला कुबेरा असल में एक रोबोट टाइप वेपन है और अभी वो पूरी तरह से वर्क कर रहा है। इसका मतलब वो एक्टिवेट हो चुका है। ये दोनों ही उस पर हमला करते हैं, लेकिन नाला कुबेरा की खासियत ये है कि वो अपने अपोनेंट के अटैक को याद कर लेता है, मतलब अडॉप्ट कर लेता है, जिस वजह से उसे हराना इनकी बस की बात नहीं थी। इस वजह से कुजो को अपनी अनकंट्रोलेबल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो यहाँ एक फेमिलियर क्रिएट करते हुए उस पावर को रिलीज करता है नाला कुबेरा पर। उसकी पावर से नाला कुबेरा को उसने कुछ ही देर के लिए रोक दिया था, लेकिन वहाँ जो धमाका हुआ था उसके कारण जमीन नीचे से धंस जाती है। जमीन में नीचे एक बेस था जहाँ वो आकर गिर चुके थे। दूसरी तरफ अभी असाकी को नाला कुबेरा के मेन ऑफिस में बैठा दिया गया था, जहाँ उसे मजबूरन उस नाला कुबेरा को कंट्रोल करना पड़ रहा था। और वहीं यूकिना मौका पाते ही गार्डोस के बने हुए बेस में पहुंच चुकी थी, जहाँ उसे बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड नाला कुबेरा दिखते हैं। ये भले ही शायद उस पहले वाले जैसे ताकतवर ना हो, लेकिन इनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इस आर्मी को खुद गार्डोस ने क्रिएट किया है, जिससे वो इस पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर सके। खैर यूकिना को उसका प्लान पता चल चुका था। उसी दौरान वहाँ गार्डोस की एंट्री होती है। गार्डोस अभी विलेन वाले वही 2-4 डायलॉग मारने के बाद यूकिना पर हमला कर देता है, लेकिन यूकिना अभी उसे रोक रही थी। हम देखते हैं कि यूकिना की पावर गार्डोस की पावर से ज्यादा साबित हो रही थी। गार्डोस एक डीमन है और वो डीमन फॉर्म में भी था, लेकिन फिर भी यूकिना को हराना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन इतने में ही गार्डोस के साथ ही
नगीसा और असागी को वहाँ पकड़ लेते हैं, जो कि बेहोश थे, और उन्हें उस हालत में देखकर युकिना को भी रुकना पड़ता है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ कोजो और सायका पर आता है, जो कि अभी उस अंडरग्राउंड वाली जगह पर थे। वो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से बाहर निकल पाए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसी बीच वहाँ उस जगह पर पानी लीक होना शुरू हो जाता है। तुम लोग गलत मत समझना, इससे पहले मैं बता दूं कि ये पानी पाइप से लीक हो रहा है। खैर, सायका को भी कुजो की पावर के बारे में पता है कि उसकी पावर किस तरह से एक्टिवेट होती है, और जान बचाने के लिए वो तो करना ही होगा, जो कि जरूरी है। वैसे सायका भी शायद कुजो को लाइक करने लगी है। यहाँ वो उसी तरह से कुजो के पास आती है जिस तरह से युकिना आई थी, और कुजो के दांत खड़े हो जाते हैं, और फिर वो खून पीने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। बस फर्क ये था कि इस बार उसने सायका का ब्लड पिया था, जिस कारण से उसकी जो पावर थी वो अलग थी। असल में कुजो जितने अलग अलग पर्सन का ब्लड पीता है, उसे इतनी अलग अलग पावर के फेमिलियर्स मिलते हैं। यहाँ सायका के ब्लड वाले फेमिलियर्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए सायका और कुजो दोनों ही उस जगह से बाहर निकल चुके थे, और इसके बाद उन्होंने उस नाला कुबेरा पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस बीच उनकी मुलाकात युकिना से भी होती है, जिन्हें अब रिलीज कर दिया गया है क्योंकि गार्डोस का काम पूरा हुआ। उसे नाला कुबेरा को पूरी तरह से एक्टिवेट करना था, जिससे किसी को भी उसे कंट्रोल करने की जरूरत ना पड़े, और ये चीज हो चुकी है। इसलिए वो उस नाला कुबेरा और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चर किए हुए नाला कुबेरा रिलीज कर देता है। यहाँ कुजो, युकिना और सायका तीनों मिलकर हमला कर रहे थे। इस बीच युकिना बताती है कि जब असागी ने नाला कुबेरा को डिकोड किया था, तब उसने उसके अंदर एक वायरस डाल दिया। ये वायरस एक फोन में रिकॉर्डेड ऑडियो से एक्टिवेट होगा, लेकिन इसके लिए उस फोन को वहाँ नाला कुबेरा के पास ले जाना होगा। खैर, नॉर्मल सी बात थी। ये लोग लड़ते हुए किसी तरह से नजदीक आ जाते हैं, जहाँ युकिना फोन गिरा देती है, और फोन के गिरते ही वो ऑडियो स्टार्ट होती है, और वो नाला कुबेरा धूल में बदल जाता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन ना जाने कितनी देर तक हम देखते हैं कि असागी कुजो को स्कूल रूम में बुलाती है, जहाँ कोई भी नहीं था। कुजो जब वहाँ पहुँचता है तो असागी कहती है कि वो चाहती है कि कुजो उसकी पेंटिंग बनाए। कुजो अभी थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था, क्योंकि उस रूम में कोई भी नहीं था, और साथ ही कुजो ने अजीब से कपड़े भी पहने थे, मतलब सूट वगैरह। असल में असागी फोटो भी लेना चाहती थी। कुजो अभी थोड़ा सा वियर्ड महसूस कर रहा था। इस वजह से असागी कुजो को साइड देखने का कहती है, और उसके बाद वो वहीं पीछे खड़े होते हुए कपड़े बदलती है। ऐसा सिर्फ इसलिए जिससे कि कुजो थोड़ा सा अच्छा महसूस करे, लेकिन वो कैसे, ये चीज मैं भी नहीं समझ पा रहा। खैर, उसने अपने कपड़े बदल लिए थे, वो एक मेड के कॉस्ट्यूम में आ गई थी। बाद में वो लोग फोटो खिंचाते हैं, और कुजो हिम्मत कर किसी तरह से असागी को डेट के लिए पूछ लेता है, जिसके बाद वो भी अभी बाहर गया था। यहाँ उसकी मुलाकात युकिना से होती है, जिसने सारी बातें सुन ली थी, और शायद वो थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी। अभी वो ये बात कर रहे थे कि कुछ टाइम पहले ही असागी को पता चला कि कुजो के पास पावर्स है। उस दौरान वो नीचे नोटिस करते हैं कि कोई नगीसा, मतलब कुजो की छोटी बहन को एक लेटर दे रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि नगीसा कुजो से ज्यादा पॉपुलर है उस स्कूल के अंदर, क्योंकि कुजो तुम्हारी तरह इंट्रोवर्ट है। वैसे कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जब कुजो रात को सो रहा था, तभी उसे एक कॉल आता है। ये कॉल सायका की तरफ से था। वो दूसरे आइलैंड पर जा चुकी है, लेकिन वो यहाँ आने वाली है एक वीआईपी बॉडीगार्ड के तौर पर। उसने कुजो को ये बताने के लिए फोन किया था। असल में पिछले इंसिडेंट के बाद वो भी कुजो को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी है। अभी वो कह रही थी कि वो इटोगामी आइलैंड पर आ गई है। हालांकि कुजो सबसे बड़ा बेवकूफ है, इसलिए वो कहता है कि तुम अपने काम के पर्पज से यहाँ आ रही हो, इसका मतलब तुम्हें मुझसे ये युकिना से मिलने का टाइम नहीं मिलेगा। और उसके बाद उसने फोन रख दिया था। वैसे कुजो के दिमाग में अभी कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर उसकी बहन को इतने सारे लेटर्स देता कौन है। इस चीज का पता लगाने के लिए अगले ही दिन वो अपनी बहन नगीसा का पीछा करता है, जिसके बाद वो नगीसा के दोस्त से मिलता है। ये उसकी नई दोस्त है, इसका नाम कैनन कानाशे है। इस लड़की की अजीब सी आदत है, ये बिल्लियां जमा करती है। खैर, आदत किसी की भी किसी तरह की हो सकती है। इससे लग नहीं रहा था कि नगीसा को कोई खतरा है। इसका मतलब कुजो को चिंता करने की जरूरत नहीं। हालांकि तभी सीन चेंज होकर नात्सुकी पर आता है, जो अभी एक लैब जैसी जगह के बाहर थी, और उसके साथ मटोकी नाम का वही लड़का था, जो कि कोजो मतलब फोर्थ प्रोजेनेटर का फॉलोअर है। इसे हम पहले देख चुके हैं। ये दोनों अभी आपस में बात कर रहे थे। सामने जो लैब जैसी जगह है, वहाँ सामने एक लड़की की बॉडी रखी हुई है, और कोई डेमोनिक चीज लोगों पर हमला कर रही है। लेकिन उनकी इंटेंशन के बारे में नात्सुकी और मटोकी को कुछ नहीं पता। इसी चीज का उन्हें पता लगाना है। हालांकि उसी दौरान आड्रियल वहाँ आता है और कहता है कि जिन लोगों की तलाश तुम्हें है, वो असल में लोगों पर हमला कर उनकी सोल्स को चुरा रहे हैं। वो
प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में उन्हें और ज्यादा डिटेल देगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नात्सुकी कोजो और बाकियों को अपने साथ एक फेस्टिवल में ले जाने के लिए आई थी। उस फेस्टिवल के दौरान नात्सुकी फायरवर्क्स का इस्तेमाल कर उन्हें छोड़कर सीधा उन डेमोनिक चीजों को पकड़ने के लिए चली जाती है जो कि लोगों पर हमला कर रही है। वो एक लड़की थी जिसके पंख थे और पता चल रहा था कि वो किसी तरह का अजीब सा क्रिएचर है। या नात्सुकी उससे लड़ रही थी लेकिन उसके लिए उसे हरा पाना मुश्किल था। उसी दौरान उसी जैसा एक दूसरा क्रिएचर आकर यहाँ उस लड़की पर हमला कर देता है और अचानक उसके ब्लड को पीने लगता है। और यहाँ फाइट के दौरान उसे दूसरे वाले पर्सन के चेहरे पर से मास्क हट चुका था जिससे पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि कैनन है। इस चीज से ये लोग बहुत हैरान थे लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आखिर चल क्या रहा है। इसी चीज का पता लगाने के लिए कोजू और योगिना दोनों ही अगले दिन कैनन के फादर की कंपनी में जाते हैं जिसका नाम मैंगस क्राफ्ट है। वहाँ पहुंचकर ये कैनन के फादर से मिलने की बात करते हैं लेकिन सेक्रेटरी बताती है कि वो अभी कहीं गए हैं। हालांकि एक प्लान के थ्रू उन्हें एक उस जगह पर भेजा जा रहा है। उस सेक्रेटरी ने किसी आइलैंड के बारे में बताया था। नॉर्मल सी बात थी कि कोजू और योगिना को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि पहले से ही उन्हें कैनन और उसके फादर पर शक है, लेकिन फिर भी उन्होंने भरोसा किया और ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि इसी की वजह से वो उस आइलैंड पर अकेले फंस गए। क्योंकि वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो अचानक कि वो बंदा जो प्लेन से यहाँ लेकर आया था वो अपने प्लेन लेकर वापस उड़ गया। वैसे तभी सीन चेंज होकर एक चर्च पर आता है जहाँ हम साइका को देखते हैं। वो अभी कैनन के बारे में यहाँ छानबीन करने के लिए आई थी क्योंकि कैनन को इस तरह के चर्च से बिल्लियां उठाते हुए देखा गया था। यहाँ जब वो सर्च कर रही थी तभी उसकी मुलाकात मटोकी से होती है। उसने मटोकी को पहले आड्रियल के साथ देख रखा है, इसी वजह से वो उसके यहाँ होने का रीजन पूछती है। तभी वहाँ असागी और नागिसा पहुँचते हैं। यहाँ असागी तो देखते ही साइका पर भड़कने लगी थी क्योंकि पहले साइका ने कोजो पर हमला किया था, इसी वजह से वो उसके यहाँ होने का रीजन पूछने लगी थी। खैर यहाँ कुछ देर बाद मामला शांत करने के बाद ये लोग एक इंटरनेट कैफे में जाते हैं जहाँ असागी, कोजो और युकिना पता लगाने की कोशिश करती हैं। तभी सीन चेंज होकर कोजो और युकिना पर आता है जिन दोनों ने बेयर ग्रिल्स बनते हुए उस आइलैंड पर अकेले सर्वाइव करने का फैसला किया था। वो सोच रहे थे कि कभी न कभी तो कोई उन्हें बचाने आएगा ही। या इसी तरह से वो खाने का जुगाड़ करते हैं और आग जलाकर वहीं एक गुफा में सो जाते हैं। रात के समय जब कोजो की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि युकिना वहाँ नहीं है। इसी वजह से वो उसे ढूंढने निकल पड़ा था। अभी बहुत ज्यादा रात थी, इस वजह से आसपास देख पाना थोड़ा सा मुश्किल था। वो आगे बढ़ते हुए सीधा समुद्र के पास पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। ये युकिना नहीं थी क्योंकि इसके बाल सिल्वर कलर के थे लेकिन इसने कपड़े नहीं पहन रखे थे। असल में ये लड़की यहाँ नहा रही थी। इसका मतलब शायद ये लड़की भी इसी आइलैंड पर रहती है। वैसे कमाल की बात यह है कि लड़की देखने में बिल्कुल कैनन की तरह थी। अभी अगले ही पल ये लड़की गायब हो जाती है। कोजो उसे आसपास देखने की कोशिश करता है लेकिन उसी समय युकिना उसके सामने आ जाती है। युकिना ने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे क्योंकि वो भी यहाँ पर नहाने के लिए आई थी। इसी वजह से कोजो उसे अपनी जैकेट उतार कर देता है। हालांकि इसके पहले कोजो ने एक थप्पड़ खाया था क्योंकि युकिना को कोजो के इंटेंशन कुछ गलत लगे थे। खैर बाद में कोजो रीजन बताता है और ये भी बताता है कि उसने अभी अभी एक सिल्वर हेयर वाली लड़की को यहाँ पर देखा है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से उसी लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। हालांकि जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी एक बड़ी सी शिप उस आइलैंड की तरफ आते हुए दिखती है। इसी शिप के अंदर बहुत सारे रोबोटिक सोल्जर्स थे और ये शिप असल में मैग्नस क्राफ्ट कंपनी की है, मतलब ये कैनन के फादर की शिप है। सीधी सी बात थी, उसने इन्हें यहाँ कोजो और युकिना को खत्म करने के लिए भेजा है। अब ये जानने के बाद कोजो और युकिना वहाँ से भागते हैं लेकिन उन रोबोटिक सोल्जर ने उन्हें घेर लिया था। इन सभी से अकेले लड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है उसी सिल्वर हेयर वाली लड़की की। इस लड़की का नाम लाफोलिया है और इसे भी कैनन के फादर ने यहाँ लाकर छोड़ा था। अब ये कोजो की मदद करते हुए बहुत सारे रोबोटिक सोल्जर्स को खत्म कर देती है। बाद में कोजो की अपनी पावर दिखाते हुए बाकी गार्ड्स को मार देते हैं, जिसके बाद कोजो ने उस शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी कोजो लाफोलिया की फिर से मुलाकात हो चुकी थी। इन दोनों को बताती है कि कैनन के फादर मतलब केंजी कनासे ने उसे यहाँ कैद किया जिससे कि वो उसके अंदर के रॉयल ब्लड को ले सके। केंजी कनासे किसी तरह के खास स्पेल को परफॉर्म करना चाहता है जिसके लिए उसे इस रॉयल ब्लड की जरूरत है और इसी वजह से उसने ये रोबोटिक गार्ड भेजे। वैसे भी जब ये लोग ये बात कर रहे थे कि तभी वहाँ एक और शिप की आवाज सुनाई देती है। इससे शिप पर खुद केंजी आ रहा था, उसके साथ अभी उसके दो साथी और कैनन भी थे। वहाँ आइलैंड के बॉर्डर पर आकर केंजी अपने प्लान को रिवील करता है। उसे सच में लाफोलिया के रॉयल ब्लड की जरूरत है। वो इस ब्लड को कैनन को पिलाना चाहता है जिससे कैनन के अंदर पावर्स आए, सेम वैसे ही जैसा कोजो की बॉडी के अंदर पावर्स होती हैं। इसी वजह से हमने पहले भी कैनन को एक दूसरे अजीब से क्रिएचर के साथ लड़ते हुए देखा था। दोनों की बॉडी सेम लग रही थी लेकिन ऐसा असल में उन सभी क्रिएचर के ब्लड की वजह से हुआ है जिनका ब्लड केंजी ने अपनी बेटी कैनन को पिलाया क्योंकि ब्लड से उसे पावर मिल सकती है। इसी वजह से केंजी जानबूझकर अलग अलग तरीके
तरीके के मॉन्स्टर को खत्म करते हुए उनका ब्लड केंजी को पिला रहा है और अगला नंबर लफोलिया का था क्योंकि उसके पास रॉयल ब्लड है। यहाँ तक कि केंजी ये चीज भी रिवील करता है कि लफोलिया के ब्लड के बाद बारी कोजो के ब्लड की होगी क्योंकि कोजो इस दुनिया का सबसे पावरफुल वैम्पायर है। इसके बाद अब उनमें लड़ाई होना शुरू हो चुकी थी। यहाँ कैनन तो अभी पीछे खड़ी हुई थी क्योंकि जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से नहीं हो रहा, उसका फादर उसे कंट्रोल कर रहा है। और एक और बात, कैनन असल में केंजी की असली बेटी नहीं है बल्कि केंजी ने कैनन को अडॉप्ट किया था। यहाँ पर फाइट के दौरान हम देखते हैं कि कोजो की टीम जीतती हुई दिख रही थी। इसी वजह से केंजी कैनन को हमला करने का कहता है। यहाँ कैनन को भी ना चाहते हुए भी हमला करना पड़ता है। उसका हमला बहुत खतरनाक था और सीधा जाकर कोजो को लगा था जिसके कारण कोजो नीचे गिर जाता है और देखकर ही पता चल रहा था कि वो मारा गया। खैर ये बात हम जानते हैं कि वो इमोर्टल है, मतलब वो मर नहीं सकता, लेकिन अभी के लिए उसकी सांसें रुक चुकी थी और वो जमीन पर पड़ा हुआ था। ये चीज कैनन को नहीं पता कि कोजो इमोर्टल है और उसने अपने एक दोस्त को मार दिया, या यूं कह लो कि दोस्त के भाई को मार दिया, जो चीज उसे बहुत ही ज्यादा हैरान कर देती है क्योंकि अभी तक जिन जिन को उसने खत्म किया था वो उन्हें जानती नहीं थी। अभी कोजो के मर जाने की वजह से अचानक ही वो वापस कॉन्शियसनेस पा लेती है, मतलब वो होश में आ चुकी थी। इसी चीज से घबराते हुए अचानक से उसकी बॉडी से बहुत ही तेज बर्फ निकलती है और ये पूरी बर्फ उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। साथ ही वो एक बड़ा सा बर्फीला टावर बन चुका था। तभी सीन चेंज होकर साइका और नात्सुकी पर आता है जो कि अभी केंजी की शिप पर थे। उन्होंने वहाँ के सभी रोबोटिक गार्ड्स को हरा दिया था। इसका मतलब अब वो शिप उनके कब्जे में थी। खैर वो तो यहाँ पर कोजो और युकिना का पता लगाने के लिए आए थे। वैसे इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि नात्सुकी असल में लफोलिया को जानती है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ लफोलिया और युकिना पर आता है जिन्होंने आइस पावर की मदद से एक बर्फीला इग्लू टाइप का कुछ क्रिएट कर लिया था जिसके अंदर वो दोनों कोजो के साथ थे। कोजो यहाँ जमीन पर पड़ा हुआ था। खैर वो जितना भी ब्लड उसकी बॉडी से निकला था वो वापस उसकी बॉडी में जा चुका था, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आया था क्योंकि अभी तक उसकी इंजरी ठीक नहीं हुई है। यहाँ लफोलिया आगे आते हुए अपने कपड़े उतारती है और कहती है कि अगर वो कोजो को अपना ब्लड दे दे तो शायद उसकी सारी इंजरी ठीक हो जाए। ये चीज युकिना नहीं होने दे सकती थी, इसलिए वो कहती है कि काम वो करेगी। वो यहाँ कोजो के नजदीक आ जाती है जिसके बाद कोजो के अंदर का वैम्पायर जाग जाता है और कोजो युकिना को धक्का देते हुए उसकी बॉडी से उसका ब्लड पी लेता है। इससे सच में कोजो की सभी चोटें ठीक हो चुकी थी, साथ ही उसे होश भी आ गया था। खैर अब बाहर निकल कर लड़ना है, लेकिन तभी लफोलिया यहाँ कोजो के पास आते हुए उसे अपना ब्लड भी ऑफर करती है। कोजो इस तरह के ऑफर को कभी रिजेक्ट नहीं करता, इसलिए कोजो ने यहाँ उसका ब्लड भी पी लिया था। यहाँ नया ब्लड मिलने की वजह से कोजो की कुछ अलग पावर्स अनलॉक हो चुकी थी, मतलब कोजो को अपनी बॉडी के अंदर एक दूसरा फेमिलियर मिल चुका है। फाइनली अपनी पावर रिलीज करने के बाद कोजो उस बर्फ के गोले को तोड़कर बाहर निकलता है जहाँ केंजी उसी का इंतजार कर रहा था क्योंकि वो कोजो को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है क्योंकि वो समझ गया था कि कोजो फिर से जाग जाएगा। यहाँ पर उसके वो दोनों साथियों ने कुछ एंजल्स को भी बुला लिया था। पहले तो कोजो और उसके दोस्त केंजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ उसने किया वो गलत है, अगर अभी भी वो समझ जाता है तो देर नहीं हुई है, लेकिन केंजी नहीं मानने वाला था। इसी वजह से फाइनली लड़ाई होती है जिसमें कोजो और उसके दोस्त जीतते हुए दिख रहे थे। कोजो ने लगभग पूरी फाइट संभाली ली थी। यहाँ वो जो बर्फीला टावर था ये लोग उसे भी डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन इस तरह से कि कैनन को इससे कुछ ना हो क्योंकि कैनन की इस चीज में कोई भी गलती नहीं थी। फाइनली उस टावर के टूटने के बाद कैनन वहाँ नीचे की तरफ गिरती है जिसे उन लोगों ने पकड़ लिया था। वो अभी भी ठीक है, लेकिन बस अभी वो बेहोश है। वैसे फाइट खत्म होती नात्सुकी और साइका भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो इन सभी को ठीक देखकर बहुत खुश थे। बाद में साइका लफोलिया की मदद करती है उसकी कंट्री वापस लौटने की क्योंकि लफोलिया असल में यहाँ से बिलोंग नहीं करती। वैसे अब वो वापस चली गई थी और इन लोगों की लाइफ फिर से नॉर्मल हो चुकी थी, मतलब वे वापस से अपने इटोगामी आइलैंड पर लौट गए थे। वैसे कुछ ही दिनों में हैलोवीन आने वाला है जिसके लिए सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उन्हें कॉस्प्ले करना है। कोजो और युकिना मेट्रो से अभी उसी जगह के लिए जा रहे थे जहाँ पर वो इवेंट होने वाला है। वहाँ पर उनकी मुलाकात सकासी नाम की एक लड़की से होती है। ये भी टीचर है जो कि कोजो को नहीं जानती। अभी कोजो के बिहेवियर से उसे थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है। खैर वो गलतफहमी नहीं थी क्योंकि वो कोजो को थोड़ा बिगड़ा हुआ समझ रही थी, पर तभी वहाँ नात्सुकी आती है जो कि कोजो को पर्सनली जानती है। वो कहती है कि कोजो वैसा लड़का नहीं है, जिसके बाद सकासी उसे जाने देती है। वैसे तभी सीन चेंज होकर इटोगामी आइलैंड के कॉर्नर पर आता है जहाँ हम दो लेडीज को देखते हैं। ये दोनों हवा में थी, इसका मतलब ये किसी तरह के मैजिक का इस्तेमाल करना जानती है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों जादूगरनियां हैं। ये असल में एज डाउन नाम की किसी जगह से बिलोंग करती हैं और ये लाइब्रेरी नाम की किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हुआ करती थी, या फिर शायद अभी भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और छुपकर इन दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे पता चला कि ये इस जगह पर 10 साल बाद आई हैं। हालांकि ये अभी भी यहाँ तोड़फोड़ मचा रही थी, इसका मतलब इनकी इंटेंशन सही नहीं है। अब इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ कोजो और युकिना पर आता है। वो और उसके बाकी सभी दोस्त यहाँ जब स्कूल
में थे तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम यूमा है। ये लड़की असल में कुजो की बचपन की दोस्त है और कुजो इससे 4 साल बाद मिल रहा है। अभी बहुत सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिए, शायद स्टोरी में आगे इनका कुछ काम होगा। खैर कुजो अभी अपनी बचपन की दोस्त से 4 साल बाद मिल रहा है, इसलिए वो उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है। खैर वो दोनों अकेले नहीं थे, कुजो की बाकी दोस्त भी उसी के साथ ही थी। यहाँ एक खास टावर पर जाकर जब वो बाहर का व्यू देख रहे थे तभी कुजो को एक कॉल आता है। ये कॉल साइका की तरफ से था। वो बताते कि इटोगामी आइलैंड के आसपास कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। सिंपल सी बात थी, उसे कुजो की हेल्प चाहिए, लेकिन कुजो हेल्प करने नहीं जा सकता क्योंकि कुजो अपनी बहन नगासी और साथ ही यूमा को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि वो उन्हीं के साथ रहेगा। वैसे अभी जब साइका का कॉल आया था तब उसने बताया कि वो लफूजा को उसके घर के लिए एयरपोर्ट छोड़ने आई थी, जहाँ एक मिस्टीरियस दरवाजे में जैसी उन्होंने कदम रखा तो वो आइलैंड की दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो गए। इस वजह से उसने कुजो को कॉल किया था। खैर कुजो ने मदद के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी कुजो को जब अपनी दोस्त को और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना ही है तो उसे वापस अपने घर लौटना होगा। वो इस तरह से पूरे आइलैंड में घूम नहीं सकते। वापस लौटने के बाद यहाँ कुजो अपने कमरे में चला गया था और बाकी सभी लड़कियां अपने अपने कमरे में। यूमा का एक अलग कमरा था, लेकिन वो उस कमरे के बजाय कुजो के कमरे में आ जाती है। वो ऐसा दिखा रही थी जैसे कि बचपन से उसका कुजो पर क्रश हो और वो कुजो को लाइक करती हो। वो कुजो से कहती कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कुजो यहाँ पर कोई जवाब दे पाता या कुछ भी कर पाता इससे पहले ही वो कुजो के करीब आकर उसे किस कर देती है। कुजो जो कि अभी कुछ भी समझ तक नहीं पाया, वो इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है, लेकिन अचानक ही उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख फिर से खुलती है तो वो देखता है कि वो अपनी बॉडी में नहीं बल्कि यूमा की बॉडी में है और यूमा जिसके पास अभी कुजो की बॉडी होगी वो आसपास वहाँ है ही नहीं। वैसे कुजो को पहले ही एक सपना ही लगा था, इसलिए वो तुरंत ही वॉशरूम भाग गया था और वहाँ उसने आईने में देखा। तुम कुछ और समझ रहे होंगे, लेकिन सच में उसने आईने में देखा कि हाँ वो सच में यूमा की बॉडी में आ चुका है। यहाँ वो जानता है कि एंजॉय करने का वक्त नहीं है, इसी वजह से वो तुरंत ही पास वाले कमरे में भागता है जहाँ बाकी सारी लड़कियां हैं। वो लड़कियां भी अभी ही पार्टी ही कर रही थी, इस वजह से उन्हें शर्म वगैरह है नहीं। उन्होंने बड़े ही अजीब कपड़े पहन रखे थे और जब यूमा वहाँ एंटर करती है तो यूमा को भी एक लड़की समझकर तो वो फिर से शर्म नहीं करती। खैर ये सब फालतू बातें हैं, हम अभी काम की चीज जान लेते हैं। जहाँ दूसरी तरफ इन सभी लड़कियों से अलग असागी अभी अपना काम कर रही थी। वो उस रूम में थी जहाँ से वो हर चीज पर नजर रख सकती है, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि आइलैंड पर अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। इसलिए वो फालतू टाइम पास में समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए वो रिसर्च कर रही थी कि आखिर इंसिडेंट क्या हो सकते हैं या फिर कौन लोग इन सब इंसिडेंट के पीछे। इस चीजों में उसे ये पता चलता है कि ये इंसिडेंट कुछ जादूगरनियों के कारण हो रहा है, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं थी क्योंकि जादूगरनियों को कई सालों से किसी ने नहीं देखा। और रिसर्च करते वक्त उसे एक ग्रिम वॉर इंसिडेंट के बारे में पता चला है, लेकिन ये इंसिडेंट कहीं डिकेड्स पहले हुआ था। सिंपल सी बात थी कि डाउट जा सकता है कि शायद जादूगरनियां वापस लौट आई हैं, पर अभी डाउट नहीं बल्कि सीन बदलता है और सीन सीधा उसी कमरे पर आ जाता है जहां अभी अभी कुजो पहुंचा था। वो उन सभी लड़कियों को बता रहा था कि वो कुजो है, लेकिन शुरुआत में उनमें से कोई उस पर भरोसा नहीं करता। बाद में जब कुजो फिर से बात कहता है तो एक पल के लिए उन्हें बात माननी पड़ती है। वो अपने कपड़े वगैरह ठीक कर वहाँ जाकर कुजो से पूछती है कि आखिर तब हुआ क्या था, जिस पर कुजो पूरी कहानी बताता है। यहाँ उसने उस किस के बारे में भी बता दिया था जिस वजह से उस कमरे में जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी जेलस फील कर रही थी। वैसे कुजो की यहाँ जान भी जा सकती थी, लेकिन ना जाने क्यों वो उसे माफ कर देती है। हालांकि उन्हें भी पूरी तरह से भरोसा नहीं था क्योंकि कुजो एक वैम्पायर है और वैम्पायर की बॉडी को चुराया नहीं जा सकता। खैर तभी यूकिना कहती कि ये चीज पॉसिबल है। वो बताती कि पावरफुल जादूगरनियां इस तरह की पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पावर को डिस्टोर्शन मैजिक कहा जाता है। अभी वो कह रही थी कि अगर सच में यूमा ने इसका इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब वो एक जादूगरनी है और साथ ही वो नात्सुकी जितनी ताकतवर है, क्योंकि नात्सुकी भी स्पेस डिस्ट्रक्शन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। वैसे तभी सीन चेंज होकर उन दोनों जादूगरनियों पर आता है जिन्हें ग्रिम वॉर मिल चुका था। वो उसे ले जा रही थी, लेकिन उसी दौरान एक टावर पर उनका रास्ता रोक लिया जाता है। उस टावर पर आर्ड्रियल था जो कि उन्हीं का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा ही ताकतवर है, इसी वजह से आर्ड्रियल उनकी बराबरी नहीं कर पाता। खैर अब वो उसे खत्म कर वहाँ से आगे बढ़ती हैं। इससे पहले ही वहाँ कुजो की एंट्री होती है। ये कुजो नहीं बल्कि यूमा है जो कि अभी कुजो की बॉडी में है। ये आर्ड्रियल को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताते हैं कि वो नोटरिया की विच की बेटी है और वो अपनी मदर को आजाद कराने के लिए आई है। उसने यहाँ उन दोनों जादूगरनियों को रोक दिया था, इसका मतलब वो उनके साथ नहीं है। वो आर्ड्रियल से डील करते हुए कहती है कि आर्ड्रियल उसका रास्ता ना रोके, क्योंकि वो ग्रिम वॉर के हेल्प से यहाँ इटोगामी आइलैंड के प्रिजन पर से स्पेल को हटाने वाली है, जिससे उसकी मदर आजाद हो सके और उसके साथ साथ वो बाकी सारे पावरफुल क्रिमिनल को भी आजाद कर देगी, जिससे आर्ड्रियल उनके साथ फाइट कर पाए। आर्ड्रियल को हमेशा इस तरह के कामों में बहुत मजा आता है।
इस वजह से ना जाने क्यों पर ये उसके लिए एक अच्छी डील है, इस कारण से वो मान भी गया था। वैसे सीन चेंज होकर वापस यहाँ कुजो और उसके ग्रुप पर आता है, जो कि अभी किसी तरह से यूमा को ढूंढने के लिए निकले थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जिस भी दरवाजे में घुसते वहाँ से वो कहीं और ही पहुंच जाते, क्योंकि ना जाने कितने दरवाजे पर उन जादूगरनियों ने एक खास तरीके का स्पेल इस्तेमाल किया है। ये बस उनका टाइम पास करने के लिए था। वो अभी मेन रास्ते से भागते हुए जा रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ असागी, जो कि सबसे समझदार लड़की है, वो तब से ही मेहनत कर रही थी यूमा का पता लगाने में, क्योंकि उसे भी इस चीज की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। उसने किसी तरह से यूमा की लोकेशन का पता लगाया और नेविगेशन के थ्रू वो चीज कुजो के मोबाइल पर भेज दी। कुजो अभी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था जहाँ से उन्हें यूमा की खबर मिली है। कुछ देर में कुजो और युकिना वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर आइडियल भी था और साथ ही वो दोनों जादूगरनियां भी, जो कि अब यूमा की मदद कर रही हैं। यहाँ पर उनके पहुँचते यूमा ने ग्रिमवॉर की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आइडियल ऑलरेडी डील के लिए तैयार था, इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। साथ ही वो दोनों जादूगरनियां अभी कुजो और युकिना को पकड़ लेती हैं। वैसे उसी दौरान वहाँ पर साइका और लफोलिया की एंट्री होती है। वो हमला करते हुए उन दोनों जादूगरनियों से कुजो और युकिना को छुड़ा लेती हैं। यहाँ यूमा, जो कि अभी कुजो की बॉडी में है, वो कुजो की बॉडी के कारण ही उस स्पेल को ब्रेक करने में कामयाब हो चुकी थी, जिसके कारण वो प्रिजन छुपा हुआ था। वो प्रिजन असल में एक इंटर डायमेंशन में है, लेकिन जैसे ही वो स्पेल टूटता है तो वो प्रिजन वहाँ सामने अपीयर हो गया था। वैसे इसके बाद अब जब वो प्रिजन ओपन होता है तो यूमा तुरंत ही उसके अंदर चली जाती है, जिससे वो उसे अंदर से ब्रेक कर सभी को बाहर ला पाए। यहाँ कुजो और युकिना ने उसे देख लिया था, इसलिए वो दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं और ऊपर जो दोनों जादूगरनियां हैं उन्हें संभालने का काम वो साइका और लफोलिया पर छोड़ देते हैं। वैसे उस प्रिजन के बीच में आने के बाद कुजो और युकिना वहाँ सामने एक चेयर पर नात्सुकी को बैठा हुआ देखते हैं। वो अभी नींद में थे क्योंकि उसे पकड़ कर लाया गया है। उसे पकड़ने में यूमा के स्पिरिट गार्डियन ने मदद की थी। असल में ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि नात्सुकी असल में विच ऑफ द वॉइड है, मतलब वो भी एक विच है। असल में उसे जब मारा जाएगा तभी इस प्रिजन को ब्रेक किया जा सकता है। इस कारण से यूमा उसे यहाँ पर पकड़वा कर लाई, जिससे वो उसे खत्म कर सके। और इतने में ही यहाँ युकिना उन पर हमला कर देती है। अभी यूमा और उसका स्पिरिट गार्डियन दोनों मिलकर फाइट कर रहे थे, लेकिन युकिना की पावर ज्यादा थी, इसलिए वो उन दोनों को ही हरा देती है। कमाल की बात ये है कि ज्यादातर एनिमे की तरह इस एनिमे भी यूमा को लगता है कि हाँ उसने गलती कर दी और बाद में उसे माफ कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वहाँ उन दोनों जादूगरनियों को पकड़ लिया गया था। खैर सब कुछ सॉल्व हो चुका था, लेकिन इतने में ही यूमा का वो स्पिरिट गार्डियन उठकर अपनी स्पीयर यूमा और नात्सुकी के आर पार कर देता है। इससे वो दोनों ही वहीं जमीन पर गिर चुके थे। उसी दौरान सीन चेंज होकर बाहर वहाँ आर्डियल पर आता है, जिसे पता लग चुका था कि नात्सुकी बच गई, मतलब प्रिजन डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला। इसका साफ साफ मतलब यही था कि अब और ज्यादा कैदी बाहर नहीं आएंगे। इसका मतलब आर्डियल, जो कि मजे लेना चाहता था, वो नहीं ले पाएगा। इस चीज से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो खुद ही हमला करने वाला था। लेकिन उसी दौरान वहाँ कुजो की बहन नगीसा आती है। नगीसा भी किसी अजीब पावर का इस्तेमाल कर रही थी। वैसे असल में ये पावर 12th फेमिलियर है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है। ये पावर आर्डियल से ज्यादा ताकतवर थी। यह नगीसा उससे बहुत ही जल्दी हरा देती है और साथ ही बाद में वो उसे डराते हुए कहती है कि वो कुजो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वैसे इसके बाद सीन वापस से यहाँ कुजो पर आ चुका था। यहाँ अचानक से ही एक पर्सन अपीयर होता है, जो कि असल में यूमा की मदर है। वैसे यूमा की मदर की एज लगभग यूमा के जितनी ही लग रही थी। ये चीज थोड़ी सी शॉकिंग थी, पर बाद में हमें पता चलता है कि असल में पहली चीज यूमा की मदर एक जादूगरनी है, तो उसकी एज थोड़ी सी स्लो बढ़ती होगी। दूसरी चीज वो यूमा की असली मदर नहीं है, बल्कि यूमा असल में उसी की बेटी है, लेकिन वो क्लोन प्रोसेस से तैयार की गई है, मतलब उसे लैब में बनाया गया है। इसी कारण से वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखती है। यहाँ पर जब उसकी मदर खुद ब खुद आ चुकी थी तो उसे यूमा की जरूरत नहीं है, इसलिए वो यूमा के स्पिरिट गार्डियन को उससे अलग कर देती है, जिसके बाद वो स्पिरिट गार्डियन वापस यहाँ अपने असली ओनर के पास आ चुका था। वैसे नॉर्मली तो अब कुजो और उसका ग्रुप शायद यूमा की मदर से लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यूमा की मदर ने पहले ही इन्हें वार्निंग दे दी थी कि लोग उसके काम में टांग ना अड़ाए, वरना तो प्रिजन ब्रेक करते हुए वहाँ के कैदियों को आजाद कर देगी। अभी प्रिजन वैसे तो नॉर्मली टूट चुका है, जिस वजह से यूमा की मदर और साथ ही 6 और कैदी जिनकी पावर बहुत ज्यादा है वो रिलीज हो गए, लेकिन पूरी तरह से अभी भी प्रिजन नहीं टूटा, क्योंकि नात्सुकी को जब वो स्पेयर लगी और वो नीचे गिरी तभी अचानक से वो गायब हो गई थी और तब इन्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। इसका मतलब उसे पहले ढूंढना होगा और पूरी तरह से खत्म करना होगा, तब ये प्रिजन ब्रेक हो सकता है। यह कुजो और उसके ग्रुप के पास इतना टाइम नहीं था कि वो यूमा की मदर से फाइट करे, क्योंकि अभी उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है, उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और वैसे भी यूमा को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। वो यूमा को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होकर यह असागी पर आता है, जो
वो यूमा की लोकेशन ढूंढ कर थक चुकी थी। खैर उसने अपना काम पूरा कर कुजो को लोकेशन भेज दी थी, इसलिए अब वो कुछ देर मार्केट में रिलैक्स करने के लिए घूमने लगती है। इसी दौरान एक छोटी बच्ची उसके पास आती है जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि नासुकी ही है, इसलिए ये बहुत ज्यादा छोटी लग रही थी। शायद ऐसा उसकी पावर कम हो जाने की वजह से है, लेकिन इसका पूरा रीजन हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से सीन चेंज होकर कुजो पर आता है। कुजो और उसका ग्रुप यूमा को लेकर कुजो के घर पहुंच गए थे, क्योंकि कुजो की मदर असल में एक डॉक्टर है और उनका नाम है मेमोरी। वैसे इस एनिमे में सभी बहुत ज्यादा अजीब है, सेम वैसे ही कुजो की मदर भी बहुत ज्यादा अजीब थी, लेकिन वो एक डॉक्टर है, इसका मतलब कम से कम वो यूमा को तो बचा ही लेगी। उसी दौरान अभी जब कुजो और उसका ग्रुप यूमा के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, तभी इन्हें पता चलता है कि असागी किसी बच्चे के साथ है। इसी कारण से कुजो तुरंत ही असागी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ असागी और नात्सुकी को एक प्रिजन मिलता है। ये उसी बड़े वाले प्रिजन का एक कैदी है जो कि सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे प्रिजन पूरी तरह से नहीं टूटा है, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि ये 6 कैदी आजाद हुए थे। इनके हाथ में एक ब्रेसलेट है जिसे अगर एक्टिवेट किया जाए तो ये वापस उसी प्रिजन में पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि सच में वो ताकतवर है। इसी कारण से अभी असागी और नात्सुकी को तकलीफ हो रही थी क्योंकि दोनों के पास ही पावर्स नहीं है। खैर सही समय पर आर्डियल वहाँ आ जाता है और शॉकिंगली वो उनकी मदद करता है। वैसे शॉक कर देने वाली बात नहीं है, आर्डियल असल में बुरा नहीं है, बस उसे लड़ने में मजा आता है। इसी वजह से वो खुद चाहता था कि ये कैदी आजाद हो जिससे वो उनके साथ फाइट कर सके। यहाँ पहले कैदी को वापस भेजने के बाद जो लड़की वहाँ आई थी ये भी ये कैदी ही थी। आर्डियल इसे हराकर इसे भी वापस उसे प्रिजन में भेज देता है। इसके बाद आखिर में कुजो असागी और नात्सुकी के पास पहुँचता है। वो वैसे तो देर से आया, लेकिन फिर भी वो खुश था कि वो दोनों ठीक है। वैसे तभी आर्डियल वहाँ आगे आते हुए कुजो को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि वो नात्सुकी को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन इसके बदले कुजो को भी उसके साथ चलना होगा। कुजो ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। वो उस बोट पर जाते हैं जहाँ आर्डियल रहता है। यहाँ पर अभी नात्सुकी, असागी और कुजो तीनों नहाने के लिए गए थे। तभी वहाँ बहुत सारी लड़कियां आती है जो कि शायद उस शिप के किसी प्लान का हिस्सा है, मतलब उसे बुक कराने का शायद ये फैसिलिटी मिलती होगी। हालांकि वो लड़कियां यहाँ नात्सुकी और असागी को देखकर वापस लौट गई थी। वैसे नहाने के बाद ये तीनों वापस अपने कमरे में आते हैं जहाँ नात्सुकी बताती है कि उसकी मेमोरी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, साथ ही उसे थोड़ी सी पावर भी मिली है, लेकिन इतनी पावर काफी नहीं थी सीधे जाकर यूमा की मॉम से लड़ने के लिए। खैर वहाँ बाहर कुजो की लोकेशन को फॉलो करते हुए साइका और युकिना भी वहाँ पहुंच चुके थे, जिनकी मुलाकात बाहरी आर्डियल से होती है। पर यहाँ इनके बीच में बातचीत हो पाती इससे पहले ही एक और प्रिजनर वहाँ पहुंच जाता है। ये आर्डियल पर हमला कर रहा था, इसलिए आर्डियल भी इसे थोड़ा सा सीरियसली लेकर अपने फेमिलियर की मदद से हमला करता है और कुछ ही देर में इसे वापस इसके प्रिजन पहुंचा देता है। वैसे उस दौरान वहाँ चौथा प्रिजनर भी आ चुका था जो कि ना जाने क्यों पर साइका को टारगेट बना रहा था। साइका अभी यहाँ लड़ते हुए उसे कुछ ही सेकंड्स में वापस उसके प्रिजन में पहुंचा देती है। वैसे तभी सीन चेंज होकर यहाँ वापस यूमा की मदर के पास आता है जिसने एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था। वो इतनी देर से उस ग्रिम वॉर की पावर को पूरी तरह से समझने में अपना टाइम स्पेंड कर रही थी, जो कि उसने समझ ली है। इसका मतलब उसके पास अब उस ग्रिम वॉर की पूरी पावर्स आ चुकी है। असल में यही चीज कुछ डेकेड्स पहले भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें अब जाकर यूमा की मदर कामयाब हो पाई। वैसे यूमा की मदर का नाम आया है, इसलिए अब हम उसे आया कहकर ही बुलाएंगे। तो आया यहाँ उस फॉर्मेशन को क्रिएट कर पावर ग्रैब करती है और फिर क्लेम करती है कि पूरी इटोगामी आइलैंड अब उसका है। साथ ही वो कहती है कि वो उसके खुद के अलावा इस इटोगामी आइलैंड पर रहने वाले वो सारे क्रिएचर जिनके पास पावर है उन सभी को खत्म कर देगी। इसके बाद वो टेलीपोर्ट होते हुए सीधा कुजो और बाक्यू के पास आ गई थी, जहाँ अचानक ही सभी नोटिस करते हैं कि उनकी पावर काम करना बंद कर दी है। खैर यहाँ सिर्फ युकिना ही वो थी जिसके पास पावर अभी भी काम कर रही है, इसलिए वो समय ना गवाते हुए तुरंत अपने उस वेपन को लेकर आया पर हमला करती है। लेकिन अचानक ही वो टेलीपोर्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि वो एक अलग सी जगह पर पहुंचकर वो सभी एक पिंजरे में बंद थे। वो एक ड्रीम वर्ल्ड था जहाँ पहले युकिना नात्सुकी की मेमोरीज देखती हैं और इसके बाद वो अपने ही एक ड्रीम में फंस जाती हैं, जहाँ वो उसी एकेडमी स्टूडेंट जहाँ कुजो और बाकी सब पढ़ते हैं या उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, क्योंकि सच में ये एक ड्रीम था। इसका मतलब वो एक तरह से लूप में फंस चुकी है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। खैर दूसरी तरफ वहाँ आया की पावर के कारण कुजो बेहोश हो चुका था, क्योंकि उसकी पूरी पावर्स अचानक से काम करना बंद कर दी। इसलिए साइका समय रहते ही उसे वहाँ से ले जाती है। सभी उसी जगह पर आ गए थे जहाँ वो पहले यूमा को लाए थे, मतलब ये कुजो की मदर का घर था। यहाँ साइका कुजो को जगाने की कोशिश करती है, उसे सारे सीक्रेट पता है कि कुजो को किस तरह से जगाना है, इसलिए वो अपने कपड़े उतारने लगी है। वो कुजो को अपना ब्लड ऑफर कर रही थी। अचानक कुजो भी जागता है। उसी दौरान वहाँ कमरे में यूमा आती है। हमें पता चलता है कि यूमा अब पहले से ठीक हो चुकी है, मतलब वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन चल फिर जरूर सकती है। वो यहाँ आकर कुजो को अपना ब्लड ऑफर करने लगती है। कुजो हमेशा से उसे लाइक करता था, इसलिए कुजो भी छलांग लगाते हुए उसके ब्लड को पी
लेता है, जिससे कुजू की पावर एक्टिवेट होने लगी थी। अचानक ही कुजू यहाँ सायाका के पास आकर उसके ब्लड को भी फोर्सफुली पी लेता है, जिससे डबल ब्लड मिल जाने के कारण उसकी और ज्यादा पावर अनलॉक होने लगती है। इसका मतलब अब उसे अपना एक फोर्थ फेमिलियर मिल चुका है, जिसकी पावर बाकी तीनों फेमिलियर से कई गुना ज्यादा है। कुजो उस फोर्थ फेमिलियर को अनलीश करता है और हम देखते हैं कि वो पूरे इटोगामी पर कोहरा फैल चुका है। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर सीधा युकीना पर आता है। वो अभी अपने सपने में थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सब कुछ सही नहीं चलना चाहिए। ये चीज सोचते हुए वो समझ जाती है कि वो सपने के अंदर कैद है, इसलिए वो अपने वेपन को याद करती है और उसका वो खास वेपन उसके हाथ में आ जाता है। जिसके बाद वो सपने से बाहर आ चुकी थी, लेकिन वो बाहर भी उस पिंजरे के अंदर थी जिसके अंदर आया ने उसे कैद किया है। आया उससे कह रही थी कि उसने जो कुछ भी किया वो उसके हिसाब से बिल्कुल भी सही है, इसलिए वो चाहती है कि युकीना भी उसके साथ हाथ मिला ले, जो कि युकीना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। खैर युकीना यहाँ ना कह पाती इससे पहले ही अचानक कुजो हमला करता है। उस पर एक बैरियर क्रिएट था जिससे कुजो ने अपने थर्ड फेमिलियर की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में वो यहाँ नीचे आ गया। इन्होंने युकीना को भी बचा लिया था, जिसके बाद ये लोग मिलकर सीधा आया पर हमला करने लगते हैं। अभी सायका भी कुजो के साथ आई थी, इसलिए इन लोगों को क्वांटिटी का एडवांटेज था, पर आया उन 6 प्रिजनर को वापस से आजाद करती है और वापस हमला करने का कहती है। लेकिन कुजो के अंदर अब फोर्थ फेमिलियर की पावर थी जो कि कहीं गुना ज्यादा है। इस वजह से वो उनसे 6 के 6 प्रिजनर को बहुत ही जल्दी हरा देता है, जिसके बाद वो वापस से हमला करने वाला था। यहाँ युकीना भी आजाद थी, इसलिए वो भी हमला करना शुरू कर देती है। वो आया पर हमला कर रही थी, हालांकि आया अपने टेंटिकल की पावर से उसे पकड़ लेती है। खैर वो यहाँ उसे खत्म कर पाए इससे पहले ही युकीना ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। वैसे अभी खुद को हारता देख आया अपने ग्रिम वॉर को बाहर निकालती है, लेकिन उसी समय वहाँ नात्सुकी आकर उस ग्रिम वॉर को छीन लेती है। वो बस इसी मोमेंट का इंतजार कर रही थी, इसलिए वो इतनी देर से सभी के सामने नहीं आई या उसने वो ग्रिम वॉर ले लिया था। इसका मतलब आया हार चुकी है। वो आया को आराम से खत्म कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा कर पाए इससे पहले ही आया अपनी सोल को एक डीमन को सौंप देती है, जिससे वो खुद भी एक डीमन में बदल चुकी थी। खैर ये लोग मिलकर उसे आराम से हरा देते हैं। इसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है और हम आते हैं क्यों नाम के एक लड़की के पास। ये अभी एक खास वेपन को चोरी करने के लिए आया था। ये वेपन देखने में बिल्कुल युकीना के वेपन की तरह लग रहा था। ये इसे चुरा लेते हैं और सीधा कैनन के फादर केंजी के पास पहुंचते हैं, जिसके पास एक दूसरा आर्टिफैक्ट है। अभी क्यों को वो आर्टिफैक्ट भी चाहिए, केंजी वो देने से मना कर देता है, इसलिए क्यों ने उस पर हमला कर दिया था। खैर यहाँ से फिर से सीन चेंज हो जाता है और कोजो के ग्रुप पर आता है। कोजो का ग्रुप अभी छुट्टियों पर आया है, जहाँ कोजो भी उनके साथ है। हालांकि कोजो जब अभी किसी चीज को लेने के लिए जा रहा था, तभी उस पर क्यू आकर हमला कर देता है। क्यू कहता है क्यू से कैनन चाहिए किसी रिचुअल के लिए। हालांकि कोजो ने यहाँ उसकी पावर को अपनी पावर से डिसेबल कर दिया था। साथ ही कोजो पीछे हट चुका था कि वो फिर से हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही युकीना वहाँ आती है और अपनी पावर से कोजो का एक हाथ काट देती है। अभी क्यू बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वो पास की एक लोहे के खंबे से अपना हाथ टच कर अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। इसका मतलब वो एक एल्केमिस्ट है। वो यहाँ किसी नीना नाम की लड़की के इंसिडेंट की बात कर रहा था, जो कि 5 साल पुराना है। इस बारे में ज्यादा नॉलेज ना ही कोजो को है और ना ही शायद युकीना को। इतना कहने के बाद वो वहाँ किसी भी नॉर्मल विलेन की तरह चला जाता है, जिससे हम कंफ्यूज रहे। खैर कोजो तो इस इंसिडेंट की जानकारी वहाँ नात्सुकी को देने के लिए चला गया था, जहाँ से उसे एल्केमिस्ट के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आखिर एल्केमिस्ट क्या चीज होती है। वहाँ पहुंचकर उसे नात्सुकी तो नहीं पर एस्ट्रेटे मिलती है, जो कि एल्केमिस्ट और एल्केमिस्ट के गॉडहुड लेवल के डिजायर के बारे में उसे समझाती है। साथ ही कोजो यहाँ नीना नाम भी बताता है, जिस पर एस्ट्रेटे बताती है कि नीना, एडलॉर्ड और विसमैन ये वो दोनों पर्सन थे जो कुछ सेंचुरी पहले गॉडहुड लेवल पर पहुंचे थे। ये सुनकर कोजो तुरंत ही असाकी के साथ नीना एडलॉर्ड के रहने की जगह की तरफ निकल पड़ा था, मतलब जहाँ वो पहले रहा करती थी, क्योंकि एस्ट्रेटा के मुताबिक नीना एडलॉर्ड कई सेंचुरी पहले एग्जिस्ट करती थी। खैर उस जगह की तरफ जब वो जा रहे थे, तभी नात्सुकी उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि अभी तुम्हें नीना पर ध्यान ना देकर कैनन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें तुम पर हमला करने से पहले कैनन के फादर पर हमला किया था और शायद अब उसका टारगेट कैनन होगी। इसके बाद ये दोनों यहाँ से वापस लौट आए थे। वैसे चीज कोजो को नहीं पता, पर ये इस फॉरेस्ट से गुजरते वक्त असागी ने गलती से अपना ईयरिंग वहाँ गिरा दिया, जो कि उसके लिए बहुत कीमती था, पर असागी ने भी ये चीज नोटिस नहीं की है। खैर जब कोजो वापस लौट आता है तो युकीना उसे अपने साथ लायन किंग आर्मी की सीक्रेट जगह पर ले जाती है, जो कि इसे इटोगामी आइलैंड पर बनी हुई है। यहाँ आकर युकीना अपने मास्टर से मिलती है, जो कि कैट फॉर्म में थी। युकीना अभी उन्हें अपने वो वेपन देने के लिए आई थी। वैसे एक बार फिर से सीन चेंज होता है और साथ ही इस जगह पर आता है जहाँ कोजो और असागी पहले जा रहे थे। इसी जगह से नीना बिलोंग करती है। यहाँ अभी क्यू अपने कुछ साथियों के साथ विशमैन नाम के उस पर्सन की ब्लड बॉल लेकर आया था, जिससे वो नीना को फिर से जिंदा करे। मतलब वो नीना के रिस्पेक्ट को बुला रहा था, क्योंकि वो उसे अपना मेंटर मानता है। यहाँ जैसे उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है तो नीना की स्पिरिट वहाँ अपेयर होती है, जिसे अपने लिए बॉडी चाहिए थी। वो वहीं खड़ी एक आदमी की बॉडी को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान वहाँ उस जगह के बाहर का सीन आता है जहाँ हम असागी को देखते हैं, जो कि अभी अपनी ईयरिंग ढूंढने के लिए आई थी। कोजो को भी कॉल कर बता रही थी कि वो यहाँ है और अपनी ईयरिंग ढूंढ रही है। उसी दौरान उस जगह पर कियो आता है और हमला कर असागी को खत्म कर देता है। असागी जोर से चीखती है और आवाज कोजो ने फोन कॉल के थ्रू सुन ली थी। कोजो भी वहाँ चिल्लाता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। वो जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि असागी जिंदा नहीं है, वो नीचे पड़ी हुई थी। इसी चीज की वजह से कोजो की पावर अचानक उसकी बॉडी से रिलीज होने लगी थी। उसका खुद पर से कंट्रोल हट चुका था। तभी वहाँ कियो आता है, जिसकी फाइट कोजो के साथ होती है। कोजो की पावर अभी बहुत ही खतरनाक लग रही थी, क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा जैसे वो पूरी जगह तबाह कर देगा। लेकिन अचानक ही कियो विशमैन ब्लड के फॉर्म में आकर वहाँ से भाग जाता है। उसने अपना फॉर्म ह्यूमन फॉर्म बदल लिया था। ये असल में विशमैन ब्लड के कारण ही हो रहा है, जो कि उसने खुद की बॉडी में कंज्यूम किया है। वैसे अचानक ही यहाँ असागी खड़ी हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड तो लगा था, लेकिन उसे कहीं भी चोट नहीं आई थी। ये चीज किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो उसे घर ले जाने लगे थे। उसकी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ है, इसका मतलब वो अपने घर नहीं जा सकती। इसलिए कोजो उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ अभी असागी नहाने के लिए गई थी। जब कोजो वहाँ वॉशरूम की तरफ आता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि असागी वहाँ है, अचानक से वो असागी को बिना टॉवल वगैरह के देख लेता है। इसी चीज से उसके नाक से खून निकलने लगा था। खैर, नोटिस करने वाली बात ये थी कि असागी के चेस्ट पर एक रेड बॉल थी। कोजो उस रेड बॉल को टच करता है और अचानक ही नीना की स्पिरिट असागी की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है। बाद में नीना कोजो को सारी बात बताती है। साथ ही कोजो को पता चलता है कि नीना की वजह से असागी की जान बची, वरना सच में असागी की बॉडी पर इतनी चोट थी कि तब वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इसलिए अभी कोजो भी नीना को शुक्रिया कह रहा था। वैसे तभी सीन चेंज होकर कियो पर आता है, जो कि अभी विशमैन ब्लड फॉर्म में पूरे आइलैंड पर किसी चीज को ढूंढते हुए घूम रहा था। तभी वहाँ उसकी मुलाकात नात्सुकी से होती है। नात्सुकी अपनी पावर से उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लेती है, जिसके बाद कियो अपने पास से एक ब्लैक कलर की बॉल निकालता है, जिसे नात्सुकी ने रख लिया था, और वो वहाँ से चली गई थी। इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ कोजो और असागी पर आता है, मतलब नीना पर। नीना कह रही थी कि वो असागी की बॉडी को छोड़ देगी जब उसे विशमैन ब्लड मिल जाएगा। तब कोजो प्रॉमिस करता है कि वो इस चीज में उसकी मदद करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि नगीसा और यूकिनो दोनों ही अपने ट्रेनिंग कैंप के लिए गई थी। घर पर सिर्फ कोजो अकेला था, साथ ही नीना भी, जो कि अपने कमरे में है। अभी वो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी, ये सोचकर कि विशमैन ब्लड पूरे आइलैंड पर घूम रहा है। तभी सीन चेंज होकर यहाँ की ऊपर आता है, जो कि नात्सुकी के हाथ से ऑलरेडी बच चुका था। वो अभी आइलैंड पर ही घूम रहा था और वो विशमैन ब्लड के फॉर्म में कुछ लोग उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कि विशमैन ब्लड को फ्रीज किया जा सके। वो इस चीज में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कियो तो अभी पूरी तरह से ठीक था, क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में था। जिस चीज को उसने फ्रीज किया वो चीज विशमैन ब्लड ही है। लेकिन कियो ने अपनी जान बचा ली और साथ ही यहाँ पर वापस से उस ब्लड फॉर्म में आकर खुद को बचा लेता है। साथ ही तभी सीन चेंज होकर यहाँ उस शिप पर आता है, जिस शिप पर यूगिना थी। वो अभी बाकी दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कैंप पर जा रही थी। उसी दौरान वो पानी में किसी चीज को अपनी ही तरफ आते हुए नोटिस करती है। इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ कोजो पर आता है, जो कि अभी नीना के साथ चर्च की तरफ जा रहा था, जहाँ वो बहुत सारी बोन्स पड़ी हुई देखते हैं। ये सारी बोन्स इंसानों की ही है, जिन्हें विशमैन ब्लड की मदद से खत्म किया गया है। वैसे वहाँ थोड़ा सा विशमैन ब्लड भी था, जिसे नीना ने ले लिया, जिससे वो अपनी बॉडी से थोड़ी सी पावर को रिकवर कर पाएगी। वैसे दूसरी तरफ वहाँ जो चीज अभी शिप की तरफ बढ़ रही थी वो कियो ही था। वो यहाँ इसलिए आ रहा था क्योंकि सभी लड़कियां ट्रेनिंग कैंप पर जा रही हैं, जिनमें से एक कैनन भी है, क्योंकि कियो को बस कैनन चाहिए अपने उस रिचुअल के लिए। इस तरफ कुजो और नीना भी ये बात जानते थे, इसलिए उन्हें भी अब शिप तक पहुंचना था। इसी चीज में उनकी मदद लफूलिया करती है। वो उन्हें एक क्राफ्ट प्रोवाइड करती है, जिससे वो शिप की तरफ जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे। वो दोनों ही सीधा शिप की तरफ निकल चुके थे। यहाँ कियो कैनन को ढूंढ लेता है। अभी वो कैनन पर हमला करने वाला था। हमें पता चलता है कि कैनन भी कियो को ऑलरेडी जानती है, लेकिन ज्यादा स्टोरी हमें नहीं बताई जाती। यहाँ कियो ने अभी कैनन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे कैनन ज्यादा देर नहीं बच सकती थी। लेकिन उसी दौरान वहाँ कैनन आ जाती है, जो कि कैनन की मदद करती है। खैर, यूकिना के पास अभी अपना वेपन नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली कोजो वहाँ पहुंचकर उसे अपना वेपन लौटा देता है। ये वेपन उसे यूकिना की टीचर ने तब दिया था जब वो नीना के साथ वहाँ उस क्राफ्ट में चढ़ रहा था, सीधा यहाँ आने के लिए। अभी अपना वेपन मिल जाने की वजह से यूकिना को अपनी पावर भी मिल चुकी थी, जिनकी वजह से वो अब कियो पर भारी पड़ने लगती है। कियो हारता हुआ दिख रहा था और साथ ही उसने जितने भी क्लोन्स क्रिएट किए थे वो खत्म हो चुके थे। यही चीज नोटिस कर वो तुरंत ही अपने पास से विशमैन का गोल्डन स्किल बाहर निकालता है और उसे सामने की तरफ फेंकता है। अभी यहाँ हमें पता चलता है कि जब कियो उस शिप पर आ रहा था, तब उसने अपनी बॉडी से विशमैन ब्लड को रिलीज किया, जिसने समुद्र के अंदर जितने भी अपने बाकी के पार्ट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। ये स्किल आखिरी पार्ट था, जिसे अब वो बाहर निकाल कर एब्जॉर्ब करता है। जिसके बाद वहाँ सामने
एक बड़ा सा गोल्डन क्रिएचर आ चुका था जो कि शायद विशमैन का ही है। यहाँ उसकी पावर इतनी थी कि उसे हराना लगभग सभी के लिए नामुमकिन सा था, लेकिन कुजो की पावर उससे ज्यादा है क्योंकि कुजो फोर्थ प्रोजेनेटर है। कुजो अपनी पावर लगाकर उसे खत्म कर देता है, लेकिन इससे कुजो की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। असल में वो मेटल में बदल चुका था। अब पहले कुजो को चोट लगी थी, वो बेहोश हो जाता है, वो तो उसे हॉर्नी फील करवा कर जिंदा किया जा सकता था, लेकिन अब जब वो मेटल का बन चुका है तो आखिर उसे नॉर्मल कोई कैसे करेगा। इसी चीज के कारण यूकिना और बाकी सभी अभी टेंशन में थे। तभी नगीसा आगे आता है। अचानक ही नगीसा की बॉडी को अरोरा ने फिर से अपने वश में कर लिया था। अरोरा असल में वही 12th फेमिलियर है जिसने आड्रियल से फाइट की थी। नगीसा की बॉडी पर कंट्रोल करते हुए उसे जबरदस्ती अपने पर्सनल भाई को किस करवाती है, जिसके कारण कुजो अचानक ही मेटल स्टेट से नॉर्मल हो चुका था। तभी यूकिना आगे आती है। वो अभी कुजो को थोड़ा सा हॉर्नी फील करवाती है, जिसके बाद कुजो उसका ब्लड पी लेता है, जिससे कुजो को अपनी पावर्स वापस मिल जाती है जिन्हें वो कंट्रोल कर सकता था। और अब अपनी पूरी पावर को कंट्रोल करते हुए वो अब तक के सारे फेमिलियर यहाँ बाहर निकाल लेता है, क्योंकि सरप्राइजिंगली विशमैन अभी भी जिंदा है और लगभग पूरी तरह से ठीक है। वैसे यहाँ कियो भी था जो कि विशमैन की मदद कर रहा था, लेकिन अब जब कुजो जाग चुका है तो यूकिना लड़ने पर फोकस कर सकती है। वो अपने वेपन को लेकर कियो पर हमला करती है। वो पहले ही कियो को हरा रही थी, इसलिए नॉर्मल सी बात थी कि कियो उसे नहीं हरा पाएगा। कियो लगभग खत्म होने वाला था। उससे पहले ही उसे ये चीज रियलाइज हो जाती कि सच में वो गलत का साथ दे रहा था, लेकिन इसके लिए अब देर हो चुकी थी। खैर अब विशमैन अपनी पूरी पावर पाने के बाद अभी बहुत खुश था। खैर वहाँ विशमैन अपनी पूरी पावर पाने के बाद अभी बहुत खुश था क्योंकि उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन तभी कुजो 11th फेमिलियर को वहाँ समन करता है। कुजो के पास सिर्फ 4th ही फेमिलियर है, लेकिन पहले भी हम 12th फेमिलियर को देख चुके हैं और ये तो 11th फेमिलियर है। इन सब सीक्रेट के बारे में शायद हमें आगे कुछ सीजन में पता चले, लेकिन अभी के लिए बस हमें इतना पता है कि ये जो लड़की अभी समन हुई है ये 11th फेमिलियर है और ये सच में बियॉन्ड पावर वाली है। मतलब इसकी पावर कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि यहाँ इसने विशमैन को ग्रैब किया और अचानक ही उसे 9th स्पेस ले गई। सच में मुझे नहीं पता कि इस चीज का क्या मतलब है, बस जो था वो मैंने बता दिया। खैर बाहर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वहाँ नीना भी असागी की बॉडी से बाहर आ गई थी। साथ ही विशमैन ब्लड मिलने की वजह से उससे अपनी भी बॉडी वापस मिल चुकी थी, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि कम पावर होने के कारण उसे अपनी बॉडी का ओरिजिनल साइज वापस नहीं पाया। वो अभी बहुत छोटी है, मतलब उम्र में नहीं, वो नॉर्मली उम्र की है जितनी भी की थी, बस उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो चुका है। खैर अब सीन चेंज होता है और हम देखते कि यूकिना अभी सपना देख रही है। वो सपने में देखती कि कुजो उसे छोड़कर चला गया, जो देखकर वो घबरा कर उठ जाती है। शायद वो कुजो को लाइक करने लगी है। वैसे ये चीज अभी तक हम समझ नहीं पाए। खैर स्कूल में जब चेंजिंग रूम में वो अपने कपड़े बदल रही थी तभी उस पर कोई हमला करता है और बाद में उसके कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। वैसे कमाल की बात ये थी कि ये जो भी मिस्टीरियस पर्सन था ये सेम यूकिना की तरह दिख रहा था। वहाँ बाहर हम उसी मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि अभी यूकिना की ड्रेस में वहाँ बाहर आकर सभी से मिलता है। उसका बिहेवियर सभी के लिए बहुत ही अलग था, लेकिन सभी को लग रहा था कि वो यूकिना है। वैसे उस दौरान वहाँ नात्सुकी आती है। अचानक यूकिना उसके सर पर हाथ फैलाते हुए उससे बात करने लगी थी, जिस वजह से नात्सुकी को थोड़ा सा डाउट होता है और वो हमला कर देती है। वो यहाँ यूकिना को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसका ये पकड़ने का तरीका सच में बहुत ही ज्यादा अजीब था और वो भी सबके सामने। लेकिन फिर भी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और जो चीज उसने पकड़ रखी थी वो उसे छोड़ देती है, जिसके बाद यूकिना मतलब वो मिस्टीरियस पर्सन वहाँ से भाग गई थी। वैसे तभी सीन चेंज होकर आर्ड्रियल पर आता है, जो कि ना जाने किस जगह पर आया था। ये जगह अभी तबाह लग रही थी। असल में ये किसी तरह का ड्रैगन था जो कि अब आजाद हो चुका है। ये चीज जानने के बाद आर्ड्रियल बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि वो सच में पागल है। वैसे इतने में ही उस जगह से एक ड्रैगन निकल कर आता है। यही वो ड्रैगन था जिसके बारे में कुछ देर पहले आर्ड्रियल बता रहा था। सीन चेंज होकर वापस कुजो पर आता है, जो कि अभी सीधा उस मिस्टीरियस लड़की का पीछा करते हुए वहाँ पहुंच चुका था। कुजो को पता चलता है कि वो लड़की यूकिना नहीं है। उसी दौरान यूकिना वहाँ आती है जो दूसरे कपड़े पहन कर आई थी। वो यहाँ उस मिस्टीरियस गर्ल को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसने उसके कपड़े चुराए। हालांकि उसी दौरान अचानक वहाँ पर वही ड्रैगन आ जाता है जो कि अभी आर्ड्रियल के साथ था। यहाँ वो ड्रैगन इन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी नात्सुकी एक स्पेस टाइम बैरियर क्रिएट करती है। खैर उसके बावजूद भी वो ड्रैगन हमला करते हुए यहाँ उस मिस्टीरियस गर्ल को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाती है। कुजो अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन वो ड्रैगन कुजो के हाथ को पकड़कर उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो सेम यही टेक्निक वो यूकिना पर ट्राई करने वाला था, लेकिन यूकिना उसके अटैक को रोक लेती है और लड़ने लग जाती है। इसी लड़ाई के दौरान यूकिना वो खास वेपन
जिसका इस्तेमाल वो सीरीज के शुरुआत से करते आ रही थी वो टूट जाता है। इसके बाद वो ड्रैगन यूकिना को लगभग खत्म ही कर देता है, लेकिन इतने में ही वो मिस्टीरियस लड़की फिर से जाग जाती है और अपने फेमिलियर का इस्तेमाल करती है। जब उसकी पावर को कुजो महसूस करता है तो कुजो को पता चलता है कि वो लड़की भी एक इमोर्टल वैम्पायर है, बिल्कुल कुजो की तरह। वैसे यहाँ उस मिस्टीरियस लड़की ने अपनी पावर की मदद से उस ड्रैगन को हरा दिया था, जिसके बाद नात्सुकी की वहाँ एंट्री होती है। कुजो अभी उस लड़की को देखकर हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन और आई कहाँ से, और ये यूकिना की तरफ भी दिख रही है। लेकिन उसी दौरान नात्सुकी वहाँ आकर उस लड़की की जिम्मेदारी लेता है। इस दौरान हम यूकिना को देखते हैं जो कि अभी अपने टूटे हुए वेपन के साथ बैठी हुई थी। वो उदास थी क्योंकि उसका वेपन टूट गया। इसका मतलब उसे अपनी लायन किंग आर्मी में वापस लौटना होगा, सेम पहले की तरह। और एक्सपेक्टेडली ये ऑर्डर उसे शाम को ही मिल जाता है, मतलब उसे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां नहा रही थी, जहाँ वो बात कर रही थी उस ड्रैगन के बारे में। तब हमें उस ड्रैगन के बारे में पता चलता है कि वो असल में एक मैन मेड ड्रैगन है जो कि सच में पावरफुल है। वो ड्रैगन अभी भी जिंदा है, बस मिस्टीरियस गर्ल की पावर की वजह से वो यहाँ से चला गया था। साथ ही उस पावर में नात्सुकी का भी हाथ था, उसने ही उस ड्रैगन को भगाने में मदद की। क्या ड्रैगन अभी भी जिंदा है और मैजिकल वेन्स खाता है? मैजिकल वेन्स मतलब वो चीज जो कि उनके आइलैंड को सपोर्ट करती है। अगर वो ड्रैगन पूरी मैजिकल वेन खा गया तो आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या यूं कह लो कि पानी के अंदर डूब जाएगा। इसका मतलब उस ड्रैगन को ढूंढकर उसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले दिन हम देखते हैं कि यूकिना उदास बैठी हुई थी, तभी कुजो वहाँ आता है और साथ ही वहाँ सायका भी आती है। अभी यूकिना कुजो को बता नहीं पा रही थी कि वो लायन किंग आर्मी लौटने वाली है, लेकिन वो उदास थी क्योंकि कुजो को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि कुजो बेवकूफ है। तभी यूकिना उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि ड्रैगन को खत्म करना जरूरी है और ये उसका आखिरी मिशन है। अभी कुजो को समझ में नहीं आ रहा था कि यूकिना को क्या हुआ, वो इतनी उदास क्यों है। तभी सायका कुजो को बहुत ही तेज थप्पड़ मारती है, जिससे कुजो को समझ आता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। यूकिनो ने उसे उतनी बार ब्लड दिया है, इसलिए उसे उसकी मदद करनी चाहिए। और ये सोचते हुए वो बेवकूफ तुरंत यूकिना की तरफ भागता है। वैसे यूकिना उस जगह पर लगभग पहुंच गई थी, तभी उसकी मुलाकात वहाँ उसी मिस्टीरियस लड़की से होती है जो कि सेम यूकिना की तरह दिखती है। वो उसे वेपन देती है और कहती है कि वो उस ड्रैगन को हरा सकती है। वो थोड़ी बहुत मोटिवेशनल लाइंस कहती है जिन्हें हमें सुनने की जरूरत नहीं। तभी सीन चेंज होकर कुजो पर आता है जो कि ऑलरेडी ड्रैगन के पास पहुंचकर उस पर हमला करने लगा था। यहाँ नात्सुकी और एस्ट्रोटे भी उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन बहुत पावरफुल है और वैसे भी पहले भी कुजो की पावर एब्सॉर्ब कर चुका है, इसलिए उसे फिर से ऐसा करने में प्रॉब्लम नहीं होती और वो कुजो की पावर खींच लेता है। तभी वहाँ आर्ड्रियल की एंट्री होती है। आर्ड्रियल भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। मैंने पहले भी कहा था कि वो बुरा नहीं है, उसे बस फाइट करने में मजा आता है। यहाँ जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था उसी दौरान यूकिना वहाँ पहुँचती है और वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कुछ देर के लिए उस ड्रैगन को रोक दिया था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए यूकिना यहाँ कुजो की तरफ आकर उससे अपना ब्लड ऑफर करती है। कुजो ब्लड पीता है, जिसके बाद कुजो की पावर बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। कुजो, यूकिना और वो मिस्टीरियस लड़की तीनों ही अपनी पावर कंबाइन करते हुए उस ड्रैगन पर हमला कर उसे खत्म कर देते हैं, जिसके कारण उन्होंने पूरे आइलैंड को बचा लिया था। यहाँ वैसे तो देखा जाए तो सभी को खुश होना चाहिए, पर यूकिना उदास थी क्योंकि वो कुजो को छोड़कर चली जाएगी। तभी सायका वहाँ आती है और यूकिना को अपना वही लेटर देती है जिसमें उसे भी लायन किंग आर्मी की तरफ से बुलाया गया है। उनका मेंटल चेकअप होने वाला है। यूकिना को परमानेंटली नहीं बुलाया गया। ये जानने के बाद यूकिना खुश थी। उसी दौरान वो मिस्टीरियस गर्ल वहाँ आती है। उसकी बॉडी से एनर्जी निकलती है, इसका मतलब वो वापस लौटने वाली थी। असल में वो फ्यूचर से आई थी। वो यहाँ लौटते वक्त यूकिना को मदर कहती है और वापस चली जाती है। नॉर्मल सी बात थी कि कुजो हमेशा सिर्फ ब्लड पीकर थोड़ी ना रहेगा, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। और दूसरी बात ये कि वो लड़की एक वैम्पायर है और वो भी यूकिना की तरह दिखती है। इससे बाकी सारी चीजें तुम खुद समझ सकते हो। वैसे वो लड़की वापस फ्यूचर में पहुंच चुकी थी और आज से करीबन 20 साल बाद पर जहां वो बाहर आकर उसी आइलैंड को देखती है जो कि अब पूरी तरह से एम्पायर बन चुका है, जिसका नाम एम्पायर ऑफ डाउन है। और इसी चीज के साथ ये सीरीज भी यही खत्म होती है।